हेलो 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 हेलो। आवाज़ क्लियर है सबको? ऑडियो वीडियो इज क्लियर? चलो शुरू करते हैं। सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन। दिस दर्शनकर रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम wowclass.com। आज हम हैं अमेंडमेंट सीए फाइनल लॉ अमेंडमेंट लेक्चर नंबर 2 के ऊपर फॉर नवंबर 21 एग्जाम। ठीक है, सो आ जाइए फटाफट। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने क्या क्या करवाया वो मैं पहले आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। पूरा ध्यान मुझे बोर्ड के ऊपर चाहिए, कॉन्सेंट्रेट करना डबल ट्रिपल तो समझ में आएगा। लास्ट अमेंडमेंट लेक्चर के अंदर मैंने शुरू किया था अमेंडमेंट ऑफ आईबीसी, क्योंकि वो सबसे ज्यादा थे। आज हम आईबीसी के अमेंडमेंट फटाफट कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद में आज हम एफसीआरए के अमेंडमेंट्स के ऊपर जाएंगे और फिर उसके बाद में बचे कुछ अमेंडमेंट्स जो हमको कंप्लीट करने हैं वो आज हम खत्म करेंगे। लास्ट अमेंडमेंट लेक्चर के अंदर मैंने आपको मेंशन किया था कि इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के अंदर एक नया प्रोसेस आया है, दैट इज कॉल्ड एज पीपीआईआरपी, दैट इज प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। और मैंने आपको सीआईआरपी के साथ में पीपीआईआरपी को कंपेयर करके दिया था। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग मैंने आपको मेंशन किया था कि एलिजिबल पर्सन कौन है, तो जो मेंशन किया है सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 ऑफ द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006 में 54A सेक्शन के हिसाब से वो बंदा पीपीआईआरपी के लिए एलिजिबल है। जिसने कभी पीपीआईआरपी की नहीं किया है या सीआरपी नहीं किया है लास्ट 3 इयर्स में, या जो पीपीआईआरपी के थ्रू नहीं जा रहा है या सीआरपी के थ्रू या एफआईआरपी फास्ट ट्रैक इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस के थ्रू नहीं जा रहा है, या जिसके खिलाफ लिक्विडेशन का ऑर्डर नहीं है, वो बंदा एलिजिबल है फॉर सबमिशन, या जो बंदा एलिजिबल है फॉर सबमिशन ऑफ रिजोल्यूशन प्लान एज पर 29A, वो बंदा ही सिर्फ पीपीआईआरपी में जा सकता है। फिर उसके बाद में हमने देखा था कि एप्लीकेशन करना चाहिए जिसके लिए अप्रूवल हमको चाहिए 66% ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का, या स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए हमको मेंबर्स का 3/4 ऑफ द मेच्योरिटी का फॉर द पर्पस ऑफ एप्लीकेशन अंडर पीपीआईआरपी, और ये कॉर्पोरेट एप्लीकेंट एप्लीकेशन करेगा। और मैंने कॉर्पोरेट एप्लीकेंट की डेफिनेशन आपको यहां पे बताई थी। फिर एप्लीकेशन एडमिट या रिजेक्ट होगा आपके एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मतलब एनसीएलटी की तरफ से, और उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा एप्लीकेशन एक्सेप्ट या रिजेक्ट होगा। पीपीआईआरपी का मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज 120 डेज है। रिजोल्यूशन प्लान आप में जिसमें 90 डेज के अंदर सबमिट होना चाहिए, और अगर आपने 90 डेज में रिजोल्यूशन प्लान सबमिट नहीं हुआ तो आपका पीपीआईआरपी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल आपके पीपीआईआरपी को टर्मिनेट कर देगा। फिर हमने देखा था एप्लीकेशन का इफेक्ट क्या होता है, तो हमने मेंशन किया था कि अप्रूवल ऑफ इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल हैविंग नो प्रोसीडिंग्स पेंडिंग अगेंस्ट हिम, डिक्लेरेशन ऑफ मोरेटोरियम पीरियड होगा, पब्लिक अनाउंसमेंट होगा और कमेंसमेंट ऑफ 180 डेज होगा, और पीपीआईआर के केस में 120 डेज होगा। फिर हमने देखा था
पावर्स जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के हैं वो दोनों केसेस में सेम है। अफेयर्स नॉर्मली पीपीआरपी में, नॉर्मल सीआरपी में अफेयर्स या नॉर्मली रेजोल्यूशन प्रोफेशनल मैनेज करता है, पर पीपीआरपी में ये अफेयर्स मैनेज करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, पार्टनर्स या कंपनी का जो एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट है वो मैनेज करेंगे। लेकिन अगर 54J में आपने रेजोल्यूशन पास किया है तो 54J सबसेक्शन 2 में ये मैनेजमेंट रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की तरफ ट्रांसफर किया जा सकता है अगर 66% सीओसी इसके लिए अप्लाई करे तो। फिर बोला था कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स कॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी विद इन द पीरियड ऑफ 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ द एप्लीकेशन इज एक्सेप्टेड, ठीक है, और उसकी फर्स्ट मीटिंग विद इन द पीरियड ऑफ 7 days लेना जरूरी है। लास्ट लेक्चर के अंदर हम पहुंचे थे सेक्शन नंबर 54K के तरफ, और सेक्शन नंबर 54K फिर उसके बाद में एक और चीज हमने कंप्लीट की थी 54G के अंदर, दैट इज पीपीआई कमेंसमेंट डेट के 2 दिन के अंदर अंदर कॉर्पोरेट डेटर ने रेजोल्यूशन प्लान देना चाहिए रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को, ठीक है। पीपीआई के अंदर प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में लिस्ट ऑफ क्लेम्स देना चाहिए, डिटेल्स ऑफ क्रेडिटर देना चाहिए, सिक्योरिटी इंटरेस्ट देना चाहिए, गारंटी देना चाहिए, प्राइमरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम देना चाहिए। एनी पर्सन जो लॉस या डैमेज सफर कर रहा है ड्यू टू लॉन्ग लिस्ट और इम्प्रॉपर लिस्ट विल बी कंपेंसेटेड बाय प्रमोटर, डायरेक्टर एंड द पर्सन ऑथोराइज्ड फॉर द सेम। तो ये चीज को हमने देखा था। आज हम बढ़ने वाले आगे, हम थे सेक्शन नंबर 54K में, जिसके बीच में मैंने लेक्चर छोड़ दिया था, ठीक है, और हम सेकंड लेक्चर के ऊपर आज हम आए हैं, ठीक है। मुझे एक बात बताइए, जो मैंने बाकी कोई भी क्वेरीज में इस अमेंडमेंट लेक्चर में एंटरटेन नहीं करने वाला, वेरी सॉरी। आपको जो क्वेरीज है आप कंसेप्चुअल क्वेरी नंबर के ऊपर भेज सकते हो, यहां मैं क्वेरी सिर्फ एंटरटेन करने वाला हूं अमेंडमेंट लेक्चर की। वी आर वेरी सॉरी फॉर दिस। सो मुझे एक बात का यहां पे जवाब देना कि हैंड रिटन नोट्स बेटा आज आपको मिलेगी, अभी तक अपलोड नहीं किया क्योंकि उसके ऊपर आज का वर्किंग चल रहा है। आज के लेक्चर के बाद हैंड रिटन नोट्स अपलोड हो जाएगी, सो कृपया उसकी तरफ ही ध्यान दें। चलो, सेक्शन नंबर पेपर 6D के इकोनॉमिक लॉ के अमेंडमेंट यही है, ये छोड़ के और कोई अमेंडमेंट इकोनॉमिक लॉ 6D के अंदर नहीं है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, कॉन्सोलिडेट करना अच्छे तरीके से। हम सेकंड अमेंडमेंट लेक्चर में हैं, आईबीसी के अमेंडमेंट्स यहां देख रहे हैं और हम हैं सेक्शन नंबर 54K के अंदर। रेडी, लेट्स गो। नॉर्मली when you apply for PPI, normally when you apply for PPI, that is pre-packaged insolvency resolution process, तो उसके commencement date से 2 दिन के अंदर within the period of 2 days corporate debtor या resolution professional को base resolution plan submit करेगा। BRP is kind of base resolution plan। क्योंकि पीपीआई के अंदर 2 रेजोल्यूशन प्लान आ सकते हैं, इसलिए 2 डिफरेंट नाम क्रिएट किए गए हैं। एक है बेस रेजोल्यूशन प्लान जो कॉर्पोरेट डेटर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को सबमिट करेगा, क्योंकि अभी अभी प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी आपका अप्रूव हुआ है तो आपको रेजोल्यूशन प्लान देना पड़ेगा। तो कॉर्पोरेट डेटर बेस रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करेगा रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को, ठीक है, और फिर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल इस बेस रेजोल्यूशन प्लान को अप्रूवल के लिए कमिटी ऑफ क्रेडिटर के सामने रखेगा। सो यहां 2 रेजोल्यूशन प्लान आने वाले हैं। नीचे जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं उसके अंदर आपको 2 डिफरेंट रेजोल्यूशन प्लान समझ में भी आएंगे कि कौन से है, तो थोड़ा आराम से जाते हैं। सो जैसे ही एनसीएलटी ने पीपीआई प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी का आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया, कॉर्पोरेट डेटर बेस रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करेगा रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को, और फिर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल उसको अप्रूवल के लिए सबमिट करेगा कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को। कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स कॉर्पोरेट डेटर को चाहे तो वापस से एक बार अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे सकता है कि वो बेस रेजोल्यूशन प्लान को रिवाइज कर पाए। अगर कुछ गलतियां कमिटी ऑफ क्रेडिटर को दिखती है तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर बोल सकता है कॉर्पोरेट डेटर को कि भाई तूने प्लान सबमिट किया पर ये 2-3 चीजें गलत है, तो कृपया इसको ठीक कर सकता है तो कर दे। फिर ये बेस रेजोल्यूशन प्लान कॉर्पोरेट डेटर वापस सबमिट करेगा। अब ऐसा हो सकता है कि बेस रेजोल्यूशन प्लान को कमिटी ऑफ क्रेडिटर अप्रूव ना करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बेस रेजोल्यूशन प्लान में सिर्फ फाइनेंशियल क्रेडिटर के डेट्स पे हो रहे हो और ऑपरेशनल क्रेडिटर के डेट्स कोई भी पे ना हो रहे हो। देखो बात को समझने की कोशिश करो। पीपीआई आपका अप्रूव हो चुका है, प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस आपका अप्रूव हो चुका है, एंड नाउ इट इज अ टाइम कि आप 120 डेज के अंदर आपका इंसॉल्वेंसी प्रोसेस को कंप्लीट कीजिए। 120 डेज में 120 डेज में आपको आपका इंसॉल्वेंसी प्रोसेस पीपीआई में कंप्लीट करना है, तो पहले रेजोल्यूशन प्लान लगेगा। यह रेजोल्यूशन प्लान पहले कॉर्पोरेट डेटर सबमिट करेगा। अब कॉर्पोरेट डेटर ने सबमिट किया और रेजोल्यूशन प्लान है, तो हो सकता है कमिटी ऑफ क्रेडिटर को पसंद आए या ना आए। तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर हो सकता है इस प्लान को एक तो अप्रूव नहीं करेगी,
या ऐसा भी हो सकता है कि इस रेजोल्यूशन प्लान में ऑपरेशनल क्रेडिटर की तरफ ध्यान ही ना दिया हो, उनके राइट्स को डैमेज किया गया हो, उनके राइट्स को इंपेयर किया गया हो, इंपेयर मतलब डैमेज। या ऐसा भी हो सकता है कमिटी ऑफ क्रेडिटर को बेस रेजोल्यूशन प्लान समझ में आ जाए, जो सेटलमेंट के टर्म्स बोले समझ में आ जाए कि भैया हम आपका पेमेंट अभी नहीं कर सकते, पर जब हम 2 साल बाद पेमेंट करेंगे तो आपको हम 12% के हिसाब से उसके ऊपर इंटरेस्ट देंगे। तो हो सकता है कमिटी ऑफ क्रेडिटर को प्लान पसंद आ जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि इसके अंदर ऑपरेशनल क्रेडिटर क्रेडिट्स ठीक से पे किए जा रहे हो। अगर अगर हम बात करें कि भैया रेजोल्यूशन प्लान ये रिजेक्ट हो गया है तो उसके लिए अलग प्रोसेस होगी, बेस रेजोल्यूशन प्लान रिजेक्ट हो गया है तो अलग प्रोसेस, अगर अप्रूव हुआ है तो ये रेजोल्यूशन प्लान एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी या एनसीएलटी को सबमिट किया जाएगा और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एनसीएलटी उसको अप्रूव कर सकता है, ठीक है, या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी उसको मतलब रिजेक्ट भी कर सकता है डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, ठीक है। अप्रूवल और रिजेक्शन ये दोनों केसेस में यहां पे हो सकता है, ठीक है। सो पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर देना, कॉन्सोलिडेट करना डबल ट्रिपल। अप्रूवल भी हो सकता है, रिजेक्शन भी हो सकता है, मतलब पीपीआई का बेस रेजोल्यूशन प्लान पहले सीडी सबमिट करेगा। देखो सिंपल, प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस डिवाइडेड इनटू 2 रेजोल्यूशन प्लान। बेस रेजोल्यूशन प्लान सबमिट किया है कॉर्पोरेट डेटर ने खुद ने, बेस रेजोल्यूशन प्लान कॉर्पोरेट डेटर ने खुद ने सबमिट किया है। हो सकता है कमिटी ऑफ क्रेडिटर एक्सेप्ट करे, हो सकता है कमिटी ऑफ क्रेडिटर रिजेक्ट करे। एक्सेप्ट किया तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर एक्सेप्ट करके उसको एनसीएलटी को सबमिट करेगा ना, सेकंड अप्रूवल एनसीएलटी का लगेगा तो एनसीएलटी भी एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है। लेकिन अगर पीपीआई का बेस रेजोल्यूशन प्लान ये सबमिट किया है किसने, कॉर्पोरेट डेटर ने मतलब कंपनी ने, और ये अगर पसंद नहीं आया या सीओसी ने अप्रूव नहीं किया या इसके अंदर किसी ऑपरेशनल क्रेडिटर के राइट डैमेज हो रहे हैं, तो फिर बड़े अच्छे से सुनना, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल इनवाइट करेगा प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन अप्लीकेंट्स को। ना व्हाट डू यू मीन बाय प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन अप्लीकेंट? हो सकता है प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन अप्लीकेंट मतलब वो लोग जो इस रेजोल्यूशन प्रोसेस के थ्रू बहुत ज्यादा डैमेज हो रहे हैं, या जिनको कॉर्पोरेट डेटर के थ्रू ज्यादा डैमेज है, या ऐसे फाइनेंशियल क्रेडिटर जो ज्यादा वैल्यू के डेट होल्ड करते हैं, या ऐसे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स जिनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। तो ऐसे प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन अप्लीकेंट ये रेजोल्यूशन प्रोफेशनल सिलेक्ट करेगा, उनका इवैल्यूएशन करेगा और उनको रिलेवेंट इंफॉर्मेशन देगा। अब प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन अप्लीकेंट कौन बन सकता है, ये मैं बोलना चाहूंगा, जिनको रेजोल्यूशन प्रोफेशनल और सीओसी मिलके सिलेक्ट करेगा। इट इज अ काइंड ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। पूरी सीओसी बैठ के तो रेजोल्यूशन प्लान बनाएगी नहीं, सीओसी के अंदर 100 लोग हैं तो 100 को तो नहीं पूछेंगे। तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल और सीओसी मिलके डिसाइड करेंगे कि भाई ये 4 लोग हैं, ये प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन अप्लीकेंट हम बोलेंगे, और ये 4 ही लोग रेजोल्यूशन प्लान बनाएंगे, ठीक है। तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल और सीओसी मिलके क्रिएट करते हैं प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन अप्लीकेंट, ठीक है, और वो प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन अप्लीकेंट सेकंड रेजोल्यूशन प्लान देंगे। समझने में काफी टेक्निकल है, ध्यान देते रहना, अदरवाइज तुमको बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर देना, कॉन्सेंट्रेट करना डबल ट्रिपल, तो ही बड़े अच्छे से बोर्ड के ऊपर ध्यान देना, ठीक है। तो ही बोर्ड के ऊपर बड़े अच्छे तरीके से ध्यान देना, कॉन्सेंट्रेट करना बड़े अच्छे से, तो ही समझ में आएगा, ठीक है। सो पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर देना, ये चीजें काफी कंफ्यूजिंग है, टेक्निकल है, हो सकता है आपको समझ में ना आए, ठीक है। पूरा ध्यान बोर्ड पे। वॉइस फ्लक्चुएशन हो रहा है तो बाकी किसी को भी तकलीफ नहीं है बेटा अमन, आप आपके फोन को या आपके लैपटॉप को चेक कीजिए, अगर बहुत सारे लोगों को होता तो अभी तक के कमेंट सेक्शन में वो बोल देते थे, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इशू है करके, ठीक है। तो पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर देना। हम प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कर रहे हैं। पहला रेजोल्यूशन प्लान ये कॉर्पोरेट डेटर ने दिया है, ये रेजोल्यूशन प्लान जो कॉर्पोरेट डेटर ने दिया है, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि ये रेजोल्यूशन प्लान एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। तो दिस इज बेस रेजोल्यूशन प्लान, बेस रेजोल्यूशन प्लान बीआरपी। पर ये प्लान रिजेक्ट हुआ तो एक और प्लान हम प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट से मांगते हैं, एक और प्लान हम प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट से मांगते हैं, उसको हम कहते हैं नॉर्मल रेजोल्यूशन प्लान। सो एक बेस रेजोल्यूशन प्लान है, एक नॉर्मल रेजोल्यूशन प्लान है, ठीक है। ये प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट कौन सिलेक्ट करता है, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल प्लस सीओ से मिलके। पूरी सीओ से तो इन्वॉल्व नहीं हो सकती, चलो फिर 2-4 लोगों को सिलेक्ट कर दो, बना दो प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट, ठीक है, और तुम एक प्लान बना के लाओ भाई। एक सेकंड होल्ड है।
सो बेसिकली देखा जाए तो एक रेजोल्यूशन प्लान दिया है कॉर्पोरेट डेटर ने और दूसरा दिया है कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने सिलेक्ट किया है कोई रेजोल्यूशन अप्लीकेंट ने। अब जो प्लान रेजोल्यूशन अप्लीकेंट ने दिया है उसको इवेल्युएट किया जाएगा, उसका रिलेवेंस ढूंढा जाएगा और सेक्शन नंबर 29 के हिसाब से उसको जितनी इंफॉर्मेशन और डिटेल चाहिए दी जाएगी। कमिटी ऑफ क्रेडिटर इस प्लान को, मतलब जो रेजोल्यूशन प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट ने प्लान दिया है उसको कंपेयर करेंगे बेस रेजोल्यूशन प्लान से जो उन्होंने रिजेक्ट किया था। ठीक है, बेस रेजोल्यूशन प्लान उन्होंने रिजेक्ट किया था, उन्होंने उसको लिया, प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट का उन्होंने प्लान लिया, दोनों प्लान को यहां पे कंपेयर किया कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने और फिर कमिटी ऑफ क्रेडिटर बीआरपी बेस रेजोल्यूशन प्लान एंड रेजोल्यूशन प्लान दोनों को कंपेयर करके डिक्लेयर करेगा कि उनको कौन सा प्लान पसंद आया है। बहुत टेक्निकल प्रोसेस है। पीपीआई के लिए एक प्लान दिया है कॉर्पोरेट डेटर ने, कॉर्पोरेट डेटर का पसंद नहीं आया तो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट ने प्लान दिया है। रेजोल्यूशन एप्लीकेंट कौन? जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल कमिटी ऑफ क्रेडिटर ने सिलेक्ट किए। अब ये प्लान अगर पसंद आया, कॉर्पोरेट डेटर वाला प्लान पसंद आया, बेस रेजोल्यूशन प्लान, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को दे दो। नहीं पसंद आया तो भैया प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट से प्लान बनवा लो, फिर बेस रेजोल्यूशन प्लान जो रिजेक्ट हुआ और प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन प्लान, प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट का प्लान, दोनों को कंपेयर करो, उसमें से सिलेक्ट करो कि सीओसी को क्या पसंद है। ठीक है, ये एक सेकंड होल्ड करना। सो ये चीज को बड़े अच्छे से याद रखना। सो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट, ये इतना डिस्टरबेंस चल रहा है घर के अंदर, मां कसम अभी जाके ठंडा करके आए। सो प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट और कॉर्पोरेट डेटर के प्लान को जब चेक किया जाएगा तो फाइनल रेजोल्यूशन प्लान यहां पे सीओसी सिलेक्ट करेगा। नीचे इफ एनी प्लान इज सिलेक्टेड दैट इंपेयर द डेट्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, मतलब कॉर्पोरेट डेटर के डेट्स को अगर कोई प्लान इंपेयर कर रहा है, मतलब उसको क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है, उसके जो लोन्स है, उसके जो डिबेंचर्स है, उसको इंपेयर कर रहा है, डैमेज कर रहा है, तो प्रमोटर और स्टेक होल्डर का शेयर होल्डिंग यहां रिड्यूस किया जाएगा, डाइल्यूट किया जाएगा और वो शेयर होल्डिंग क्रेडिटर्स में से उन क्रेडिटर को दिया जाएगा जिनके डेट्स इंपेयर हो रहे हैं। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जरा समझने की कोशिश करना। किंगफिशर के केस में यह सिचुएशन हुआ था, ठीक है, किंगफिशर के केस में यह सिचुएशन हुआ था कि बेसिकली किंगफिशर एयरलाइंस का बहुत सारा पैसा पे करना बाकी था अलग अलग बैंक्स को। तो किंगफिशर एयरलाइंस का बहुत सारा पैसा पे करना बाकी था अलग अलग बैंक को, तो ऐसे सिचुएशन में एसबीआई के उन्होंने लोन्स को रिड्यूस किया। जब उन्होंने एसबीआई के लोन्स को रिड्यूस किया तो किंगफिशर ने एसबीआई को खुद का शेयर होल्डिंग डाइल्यूट करके, खुद के प्रमोटर और शेयर होल्डर का शेयर होल्डिंग डाइल्यूट करके एसबीआई को शेयर इशू किए थे। सेम यहां पे होगा, अगर कोई रेजोल्यूशन प्लान के वजह से इट इज अ काइंड ऑफ प्रोसेस फॉर कन्वर्जन ऑफ डेट इनटू इक्विटी फॉर द क्रेडिटर्स। अगर किसी क्रेडिटर के डेट्स डैमेज हो रहे हैं, कोई डेट्स जो कॉर्पोरेट डेटर के क्रेडिटर की तरफ ड्यू है वो डैमेज हो रहे हैं, तो शेयर होल्डर और प्रमोटर का शेयर होल्डिंग डाइल्यूट करके वो बेच दिया जाएगा, वो कम करके बेच दिया जाएगा क्रेडिटर्स को। तो नाउ क्रेडिटर्स को शेयर्स मिलेंगे अगेंस्ट देयर लोन अगर उनका डेट डैमेज हो रहा है तो। ये चीज यहां पे मेंशन की है, ये है 54K। ये पूरा प्रोसेस जो मैंने आपको मेंशन किया, दिस इज नथिंग बट अ 54K। फिर आता है इसके बाद में 54L जो है रिगार्डिंग अप्रूवल। अब जरा बड़े अच्छे से ध्यान देना, हमने क्या किया, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं ये चीज को क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बड़े अच्छे से कंसंट्रेट करना, ध्यान देना अच्छे तरीके से। जब आपने पीपीआई प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस के अंदर आपने बेसिकली एप्लीकेशन किया, एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुआ, तो एक तो ये एप्लीकेशन के खिलाफ कॉर्पोरेट डेटर रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करेगा, या ये एप्लीकेशन के खिलाफ कॉर्पोरेट डेटर का प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ तो प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट सबमिट करेंगे। अगर ये प्लान सिलेक्ट हो गया तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एनसीएलटी को दिया जाएगा। ये प्लान अगर सिलेक्ट हो रहा है तो उसको कंपेयर किया जाएगा कॉर्पोरेट डेटर के प्लान से, दोनों में से एक सिलेक्ट करके एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को दिया जाएगा। अब कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स और रेजोल्यूशन प्रोफेशनल मिलकर जो रेजोल्यूशन प्लान सबमिट कर रहे हैं एनसीएलटी को, वो 30 डेज के अंदर
30 डेज के अंदर एनसीएलटी एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेगा। एनसीएलटी एक्सेप्ट करेगा तभी जब वो इंप्लीमेंटेशन के हिसाब से बहुत सही है, मतलब इंप्लीमेंटेशन में कोई टेंशन नहीं आने वाला, तो एनसीएलटी प्लान को एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन एनसीएलटी प्लान को रिजेक्ट करेगा। एनसीएलटी प्लान को रिजेक्ट कब करेगा? जब प्लान इंप्लीमेंटेबल नहीं है, या तो फिर कॉन्ट्रावेंशन है, या शिफ्ट है मैनेजमेंट में टू रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अंडर सेक्शन नंबर 54J2। अब इस चीज को समझना थोड़ा सा मुश्किल है। प्लान इंप्लीमेंटेबल है तो एनसीएलटी ने 30 दिन में एक्सेप्ट कर दिया, लेकिन अगर प्लान इंप्लीमेंटेशन लायक नहीं है, इंप्लीमेंटेशन लायक नहीं है, तो भी रिजेक्ट हो सकता है। या तो फिर रिजेक्शन का एक दूसरा रीजन है, अगर आप 54J2 को कंप्लाई नहीं करते तो भी रिजेक्ट हो सकता है। नाउ 54J2 मतलब क्या? हमने जस्ट लास्ट लेक्चर के अंदर एक चीज देखी थी, मैंने आपको मेंशन किया था, सीआईआरपी और पीपीआई में एक डिफरेंस है मैनेजमेंट का। सीआईआरपी के अंदर रिजोल्यूशन प्रोफेशनल मैनेजमेंट देखता है, सीआईआरपी में रिजोल्यूशन प्रोफेशनल मैनेजमेंट देखता है, जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है आरपी वो मैनेजमेंट देखता है। पर पीपीआई के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेजमेंट देखते हैं, और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के खिलाफ 66% रेजोल्यूशन पास हुआ। ये बोर्ड के खिलाफ अगर 66% रेजोल्यूशन पास हुआ तो ये बोर्ड को मैनेजमेंट उठा के देना पड़ता है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को। मतलब सीआरपी में तो पहले से ही रेजोल्यूशन प्रोफेशनल देख रहा था, यहां पीपीआई में पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देख रहे थे मैनेजमेंट, यहां पार्टनर्स देख रहे थे मैनेजमेंट, पर इनके खिलाफ अगर रेजोल्यूशन पास हो गया कमिटी ऑफ क्रेडिटर में तो इनको मैनेजमेंट देना पड़ता था रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को। मतलब सीआरपी के प्रोसेस में ही ये ढल रहे थे। पहले बोर्ड देख रहे थे, बोर्ड से नहीं जमा तो एनसीएलटी ऑर्डर पास करता था, बोर्ड भाई तेरे बस की बात नहीं है, तू बहुत मतलब तुम्हारा ये काम हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया, आज तू एक काम करो, ये जो तुम्हारा काम है उठाओ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को दे दो। नाउ सीआरपी में भी आरपी ही फॉलो कर रहा है, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ही काम कंडक्ट कर रहा है। पीपीआई में भी अब आरपी ही रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ही काम कंडक्ट करेगा 54J2 में। ये ऑर्डर हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा होगा तो मैं वापस से एक बार सेक्शन दिखा दूं आपको, सेक्शन दिखा दूं तो आपको याद आ जाएगा। सी दिस, वेस्टिंग ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कॉर्पोरेट डेटर विद रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, जिसमें सबसेक्शन 2 में बोला है कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी पीपीआई के अंदर ऑर्डर पास कर सकता है कि भैया मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मैनेजमेंट लेके रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को दे दे। तो यहां पे अगर एनसीएलटी ने ऑर्डर पास किया है कि भैया मैनेजमेंट रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को देना है, और आपने उसको कॉन्ट्रावेंशन किया, आपने मैनेजमेंट रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के हाथ में दिया ही नहीं है, मतलब एक तो रेजोल्यूशन प्लान इंप्लीमेंटेशन लायक नहीं है, बेकार है, या मैनेजमेंट आपने रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के हाथ में दिया भी नहीं है बोलने के बावजूद भी, तो आपका रेजोल्यूशन प्लान रिजेक्ट होगा, आपका पीपीआई बंद हो जाएगा, प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी प्रोसेस बंद हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ पीपीआई ये पे करना पड़ेगा ड्यूरिंग अ लिक्विडेशन प्रोसेस, मतलब इसके बाद में स्ट्रेट अवे लिक्विडेशन होने के ही चांसेस है। होगा ही, ये कंपलसरी नहीं है, बट देयर आर चांसेस कि इसके बाद में लिक्विडेशन हो सकता है। सो दो रीजन है, एक तो इंप्लीमेंटेशन लायक नहीं है, या फिर मैनेजमेंट तुमने रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को नहीं दिया है तो रिजेक्ट हो जाएगा, प्लान टर्मिनेट हो जाएगा, एंड कॉस्ट जो है वो लिक्विडेशन के अंदर पे की जाएगी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ये चीज को याद रखना। यहां पे आपका 54K और 54L खत्म होता है। आई नो काफी टेक्निकल है, बट समझ में आया क्या? मुझे कमेंट करके जरूर बोलना, ठीक है? साथ में अगर आप चाहो तो इसके फोटो खींच लो, हालांकि मैं पीडीएफ तो शेयर करने ही वाला हूं, पर चाहो तो फोटो खींच लो और 54K और 54L को रीड कर लो, पर पहले कमेंट करो समझ में आया क्या, ठीक है? थैंक यू सो मच बेटा राजू। स्क्रीन ब्लरी है बेटा आसिफ, तो बेटा खुद के YouTube ऐप के ऊपर बेस्ट रेजोल्यूशन सिलेक्ट करो तो आपका स्क्रीन ब्लर नहीं होगा। आपने एक बैच कभी भी ब्रॉड की है कपिल बेटा, आपको ये लेक्चर्स देखने ही हैं, सबके लिए ये लेक्चर्स है। फटाफट 54K और 54L रीड कीजिए और कंफर्म कीजिए, रीडिंग हो जाए तो।
पढ़ना हो जाए तो कृपया डन बोल दीजिएगा। पढ़ना हो जाए तो डन बोल दीजिएगा। चलो हो गया सबका, पढ़ना हो जाए डन बोल दीजिएगा। डन एवरीबॉडी, बहुत बढ़िया। अब आप आ जाइए, नाउ नेक्स्ट इज 54N, दैट इज टर्मिनेशन। अगर किसी का रह गया है तो कृपया पॉज कर लीजिए और पढ़ लीजिए, ठीक है। अगला सेक्शन आता है 54M, अपील अगेंस्ट ऑर्डर अंडर सेक्शन नंबर 54L। जब आपके एनसीएलटी ने अगर आपका रेजोल्यूशन प्लान रिजेक्ट कर दिया है, तुमने बड़े हिम्मत से, बड़े मेहनत से, बड़ी आशा अपेक्षा आकांक्षा आशा अपेक्षा आकांक्षा के साथ तुमने एनसीएलटी को प्लान भेजा, एनसीएलटी ने तुच्छ तरीके से हकाल दिया, बोले हड़ बड़ तुम्हारी ये बात हमें बिल्कुल पसंद नहीं आई अत्तू। तो ऐसे केस में आप इसके खिलाफ अपील कर सकते हो, ठीक है। और आप एनसीएलटी के खिलाफ कहां अपील कर सकते हो? नैकलेट में। और कहां करेंगे तो यहां मेंशन नहीं किया है कहां कर सकते हो, पर बोला है अपील कर सकते हो, तो लिख के रखो अपील कैन बी मेड टू नैकलेट एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, फुल स्टॉप। अपील टू नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, फुल स्टॉप। चलो डन। फिर उसके बाद में आता है सेक्शन नंबर 54N, इसको मैं पहले समझा दूं, और 54N को समझाने के लिए पहले 54N का नाम पढ़ते हैं। टर्मिनेशन ऑफ पीपीआई। पीपीआई कब बंद हो जाएगा? प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस कब बंद हो जाएगा? कब पीपीआई की वाट लग जाएगी? कब तुम पीपीआई नहीं कर सकते? कब तुमको पीपीआई करना बंद करना पड़ेगा? इसके बारे में बात की जा रही है। 3 तरीके हैं जिससे पीपीआई बंद हो सकता है। रिजोल्यूशन प्रोफेशनल ने खुद ने अप्लाई किया, या तो फिर कमिटी ऑफ क्रेडिटर ने रेजोल्यूशन पास किया, या तो फिर तुमने 54J सबसेक्शन 2 वाला कांड वापस से कर दिया। अभी अभी समझाया था 54J2 वाला कांड कि भैया तुमको मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को मैनेजमेंट देना था, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को नहीं दिए, कांड कर दिया, टर्मिनेशन। सो कब आपका पीपीआई बंद हो सकता है? तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने एप्लीकेशन फाइल किया अंडर सेक्शन 54K सबसेक्शन 12 में, जब कॉर्पोरेट कमिटी ऑफ क्रेडिटर ने दोनों प्लान रिजेक्ट कर दिए, बोले हमको दोनों प्लान पसंद नहीं आए। मैंने बोला था ना पीपीआई के अंदर 2 रिजोल्यूशन प्लान आते हैं, कॉर्पोरेट डेटर का प्लान एंड प्रोजेक्टेड जो भी आपके कॉर्पोरेट एप्लीकेंट है उनका प्लान। जब दोनों प्लान कमिटी ऑफ क्रेडिटर को पसंद नहीं आते, बोले इसका तो बेकार है, इसका तो उससे भी बेकार है, एक से एक बेकार प्लान है, तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर ने दोनों प्लान रिजेक्ट कर दिए। प्लान इंपेयर कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं राइट्स ऑफ ऑपरेशनल क्रेडिटर को, तो भैया रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एप्लीकेशन फाइल कर देगा, बोलेगा मेरे को नहीं करना भाई साहब, इसको बंद कराओ। दूसरा, सेक्शन 54D सबसेक्शन 3 में एनसीएलटी ने पीपीआई के टर्मिनेशन का ऑर्डर पास किया। एनसीएलटी बोलता है कि नहीं, ये रेजोल्यूशन प्रोसेस करने लायक ही लोग नहीं है, पहले इनको बंद करवाओ, पीपीआई करने लायक नहीं है, पहले इनको बंद कराओ। तो 54D में एनसीएलटी ने खुद ही ने टर्मिनेट करने का पास कर दिया ऑर्डर, तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल यहां पे
अप्लाई करेगा एनसीएलटी को कि तुमने पीपीआई टर्मिनेट किया है भैया, हम ही आपको अप्लाई कर रहे हैं, कृपया इसको बंद कीजिए करके। मतलब रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ये देख रहा है 54D सबसेक्शन 3 में कि भैया कंपनी इंप्लीमेंट नहीं कर पा रही, कॉर्पोरेट डेटर इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा, जुगाड़ जम नहीं पा रहा, जब रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को लगेगा तो उसने एनसीएलटी को अप्लाई किया और एनसीएलटी ने टर्मिनेट कर दिया और प्रोसीडिंग कंटिन्यू रखे 66 एंड सेक्शन नंबर 67A में। ये नॉर्मल सीआरपी के प्रोसीडिंग है जिसके अंदर लिक्विडेशन के प्रोसीडिंग्स हम करते हैं, ठीक है। तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को दिखा काम बनने लायक नहीं है, एनसीएलटी को अप्लाई किया, एनसीएलटी ने टर्मिनेट किया और लिक्विडेशन के प्रोसेस स्टार्ट कर दिए। फिर अगला, कमिटी ऑफ क्रिएटर परेशान हो गई और कमिटी ऑफ क्रिएटर ने खुद ही 66% रेजोल्यूशन पास करके पीपीआई को टर्मिनेट कर दिया। कमिटी ऑफ क्रिएटर बोल रही है हमको पीपीआई करना ही नहीं है, नॉर्मल सीआरपी में लेके जाओ या लिक्विडेशन करवा दो। तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने ये अप्रूवल एनसीएलटी को फाइल किया, अप्लाई किया कि भैया कमिटी ऑफ क्रिएटर ही बंद करने को बोल रही है तो मैं कौन हूं, ठीक है। और सबसे आखिरी वही 54J2 वाला कांड, 54J के अंदर बोर्ड का मैनेजमेंट रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को जाना था, नहीं जा पाया, तो ऐसे केस में टर्मिनेशन ऑफ पीपीआई। नीचे ये टर्मिनेशन होने के बाद में पीपीआई के लिए जितना भी कॉस्ट लगा वो सब लिक्विडेशन के ड्यूरेशन में पे किया जाएगा। इसको ऑर्डर एनसीएलटी यहां पे पास कर सकता है। तो यहां पे आपका सेक्शन नंबर 54N भी होता है खत्म। आप चाहिए तो रीड कर लीजिए, किसी को चाहिए तो फोटो खींच लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, गो फॉर इट फास्ट। ये चीज को याद रखना। 54K का लंबा चार्ट पूरा ऐसा दिखता है जिसका फोटो निकाल के भी आपको कोई फायदा नहीं होगा बेटा शिवांगी। तो ये जब पीडीएफ में मिलेगा उसी से लिख लेना। फिलहाल 54N का चाहिए तो आप इसका फोटो खींच सकते हो। पढ़ना हो जाए तो डन बोल देना। हाँ, ऋषभ अग्रवाल बोल सकते हैं कि 54N थोड़ा थोड़ा 62 से मिलता है। बात सही बोल रहे हो, थोड़ा थोड़ा उसके जैसा ही दिखता है। पढ़ना हो जाए तो डन बोल दीजिएगा। 54N ठीक से पढ़ के डन कीजिएगा प्लीज। थैंक यू सो मच धार्मिक। पढ़ना हो जाए तो डन करिएगा प्लीज।
डन एवरीबॉडी? 2-4 लोगों ने डन कर दिया है, तो आई गेस हो गया होगा। सो 54N के बाद में अब हम जा रहे हैं 54O के ऊपर। लास्ट 2 सेक्शन बाकी है आईबीसी के, तो फटाफट फटाफट कर लेते हैं। आ जाइए 54O के ऊपर। जरा समझना, हाँ, इतने देर से हम प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी, प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी, प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी, प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी पढ़ रहे, जिंदगी झंड हो गई प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी पढ़ते पढ़ते। समझो ऐसा ही फ्रस्ट्रेशन कमिटी ऑफ क्रेडिटर को आया, ऐसा ही फ्रस्ट्रेशन एनसीएलटी को आया, ऐसा ही फ्रस्ट्रेशन रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को आया। और जैसे तुमको फ्रस्ट्रेशन आ रहा है कि क्यों ये प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी आया जिंदगी के अंदर, पहले सीआईआरपी था, फास्ट ट्रैक सीआईआरपी था, क्या कम था? पहले 180 डेज था, फिर 90 डेज था, क्या कम था जीवन के अंदर? अभी वापस से 128 डेज का एवरेज वाला प्रोविजन घुसेड़ दिया है बीच में। तो जैसे तुमको प्री पैकेज इंश्योरेंस रेजोल्यूशन पढ़ने का फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, वैसा ही फ्रस्ट्रेशन अगर एनसीएलटी को आया, वैसा ही फ्रस्ट्रेशन अगर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को आया, वैसा ही फ्रस्ट्रेशन कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को आया, तो ये क्या बोलेंगे कि ये भाई ये प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी जो तुमने नया कांड पेला है ना भाई साहब डिपार्टमेंट, ये ना तुम तुम्हारे पास रखो, हमको हमारे नॉर्मल सीआईआरपी में भेजो भाई साहब, हमको नहीं आना यार तुम्हारे प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी, बहुत दिमाग खराब होता है। पहले तो सेक्शन साला एक ही है, उसी के अंदर ABCDEFGHIJKLMNOP तक के लगा के बैठे हो। बोले तुम ये कौन सी जीवन, ये कैसा जीवन है? एक ही सेक्शन 54A से जो तुम शुरू कर रहे हो 54P तक ले नहीं चाहिए भाई, तुम रह रहे हो, तुम नहीं चाहिए। तो जिस दिन भाई कमिटी ऑफ क्रेडिटर फ्रस्ट्रेट होगी, कमिटी ऑफ क्रेडिटर 66% वोटिंग से बोलेगी मेरे को पीपीआई से बाहर निकालो, ये प्री पैकेज से मेरे को बाहर निकालो, मेरे को नॉर्मल सीआईआरपी में डालो, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है तुम्हारे पीपीआई के चक्कर में, नॉर्मल सीआईआरपी में डालो। ऐसा भी हो सकता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फ्रस्ट्रेट हो जाए, 30 दिन में एक्सेप्टेंस ऑफ पीपीआई के जगह पे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी हाथ जोड़ ले डिपार्टमेंट को, नहीं भैया तुम्हारा पीपीआई मेरे से नहीं हो रहा, ऑलरेडी तुम मेरे नाम पे सीआईआरपी पेल चुके हो, ऑलरेडी मेरे नाम पे फास्ट ट्रैक इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन पेल चुके हो, अब वापस तुम पीपीआई पेल रहे हो, मेरे से ना हो पाएगा भाई साहब, मैं मेरे साइड में निकलता हूं, मैं सीआईआरपी में जाऊंगा। तो ऐसा भी हो सकता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फ्रस्ट्रेट होकर पीपीआई से निकल के पीपीआई को कर दे टर्मिनेट और बोल दे कि भैया इसको नॉर्मल कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस में कन्वर्ट करो। सो पॉइंट नंबर 2 में पॉइंट नंबर 1 में कमिटी ऑफ क्रेडिटर हाथ जोड़ के बोल रही है पीपीआई से बाहर निकालो, सीआईआरपी करवाओ। पॉइंट नंबर 2 में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी हाथ जोड़ के बोल रही है मेरे से ना हो पाएगा, मेरे को भी सीआईआरपी में डालो, वो मैंने देखा हुआ एरिया है, उसमें मैं काम कर सकता हूं, वो बोल रहा है। तीसरा, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल खुद कंसेंट नहीं देना चाहता। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बोलता है आज तक मैं सीआईआरपी पढ़ रहा था, आज तक मैं सीआईआरपी में काम कर रहा था, पहले मैं इंटरिम था, फिर मैं फाइनल रेजोल्यूशन प्रोफेशनल हुआ, अब तुमने बीच में ही नया लाया पीपीआई करके जीवन के अंदर, तो मेरे को नहीं चाहिए भाई। सब फ्रस्ट्रेट हो गए तुम्हारे पीपीआई से, सीए फाइनल के बच्चे भी फ्रस्ट्रेट हो गए तुम्हारे पीपीआई की वजह से। तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने कंसेंट ही नहीं दिया कि मेरे को नहीं जाना है पीपीआई में, उसने कंसेंट ही नहीं दिया, तो उसको इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बना के सीआईआरपी में डाल दिया जाएगा। ठीक है। और फिर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कुछ ऐसे ऑर्डर पास कर सकती है जैसे रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन, कमेंसमेंट डेट ऑफ सीआईआरपी का प्रोसेस वो डिक्लेयर कर सकती है, एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन। पहले तो सीआरपी का एप्लीकेशन सेक्शन 7 में जो एफसीओसी सीडी करते हैं वो एक्सेप्ट करेगा, फिर कमेंसमेंट ऑफ सीआरपी भी कर देगा, फिर उसके बाद में प्रोसीडिंग 67 और 66 के हिसाब से होंगे वो भी बोल देगा, फिर जितने सेक्शन सीआरपी को लगते हैं वो सबके सब लगाना शुरू कर देगा। ठीक है। इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, यहाँ पे पीपीआई का जो कमेंसमेंट डेट है सीआरपी का, पीपीआई का जो कमेंसमेंट डेट है वही यहाँ पे सीआरपी का कमेंसमेंट डेट माना जाएगा। ठीक है। टाइम पीरियड और ड्यूरेशन, इन कंप्यूटेशन ऑफ रिलेवेंट टाइम पीरियड एंड ड्यूरेशन प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस शॉल आल्सो बी इंक्लूडेड। मतलब जब आप सीआरपी का 180 डेज कैलकुलेट कर रहे हो तो पीपीआई में तुमने जितने दिन गवाए 30, 40, 50, 120 वो सब 180 डेज के अंदर तुमको गिनना जरूरी है। मतलब अगर तुमको पीपीआई से छूट के ये नई प्रोसेस से छूट के फ्रस्ट्रेट हो गए सीए फाइनल के बच्चे, तुम बोले नहीं ये सीआरपी नहीं झेला जाता साला, ऊपर से तुम पीपीआई पेल रहे हो, मेरे को वापस मेरे सीआरपी में डालो, मेरे को नहीं पढ़ना है, मेरे को घर जाना है, मेरे को छोड़ दो, तो भाई साहब यहाँ पे कमिटी ऑफ क्रेडिटर रेजोल्यूशन पास कर सकती है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बोल सकती है, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बिना कंसेंट डाले बोल सकता है, फिर सीआरपी के प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। एक बार रीड कर लो, वापस सीआरपी में जाने के लिए तरीका है ये। समझ में आएगा मुझे जरूर बोलना। रेवती थैंक्स बेटा। ऑफलाइन डाउट क्लियर करने के लिए कंसेप्चुअल क्वेरी नंबर के ऊपर कृपया मैसेज करें। समझ में आएगा प्लीज बोलिएगा, और रीड करना हो जाए तो डन भी बोल दीजिएगा।
मेरे प्यारे नालायक को समझ में आ रहा है क्या? बोलो प्लीज। वेलकम बेटा ओनी। रीडिंग डन हो जाए तो बोल देना। पढ़ना हो जाए डन कर दीजिएगा। शारो डन। डन एवरीबॉडी। चलो बहुत बढ़िया। किसी ने पूछा है 4 का सी पार्ट बता दीजिए। द प्रोसीडिंग इनिशिएटेड फॉर अवॉइडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन अंडर चैप्टर 3 ऑफ द प्रोसीडिंग इनिशिएटेड अंडर 67 ए 67 ए इफ एनी शॉल कंटिन्यू ड्यूरिंग द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। नॉर्मली आपको शायद पता होगा तो सीआरपी प्रोसेस के अंदर एनसीएलटी कुछ प्रोसिक्यूशंस को अलाउ करता है, कुछ प्रोसीडिंग्स को अलाउ करता है, जो प्रोसीडिंग्स लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स में आपके कंपनी के असेट्स को सेफ करके रखते हैं। तो उन प्रोसीडिंग्स को यहाँ पे भी कंटिन्यू किया गया है, जिससे कंपनी के असेट्स का सेफगार्ड होता है लिक्विडेशन प्रोसेस में। ठीक है, अब ये होने के बाद में अमेंडमेंट नंबर 22 में कुछ चीज़ों के मीनिंग देख के रखे हैं। ये होमवर्क में आपने पढ़ना, कुछ इतना ज़्यादा काम के नहीं है।
आईबीसी के लास्ट 2 अमेंडमेंट्स के ऊपर आते हैं, जिसके अंदर इन्होंने मेंशन किया है कि एक ये 2 इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, जिसके अंदर सबसे पहला मेंशन किया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट सस्पेंशन ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स का जो टाइम पीरियड है वो और 3 महीने से बढ़ा रहा है। हालांकि प्रैक्टिकल अमेंडमेंट है, इंप्लीमेंटेशन अमेंडमेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब किसी का भी सीआईआरपी अगर सीजी को सस्पेंड करना है तो सीजी 25 दिसंबर तक के लिए खुद के लिए समय ले रहा है कि चाहिए तो वो सस्पेंड कर सकता है। दूसरा, ये अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करके रखना, लास्ट अमेंडमेंट है आईबीसी का, पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीपीआईआरपी में, प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस में तुमको अगर अप्लाई करना है तो तुम्हारा मिनिमम डिफॉल्ट 10 लाख रुपीस का होना चाहिए। 10 लाख रुपीस का। नॉर्मल सीआईआरपी में अप्लाई करने के लिए 1 करोड़ का है, पीपीआईआरपी में अप्लाई करने के लिए 10 लाख रुपीस का डिफॉल्ट होना चाहिए। स्टार मार्क करके रखना, चांदनी रात बना देना, बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। क्लियर है? ये चीज को तुमने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना? ये चीज को याद रखना। यहां आईबीसी के सभी अमेंडमेंट्स होते हैं खत्म। ठीक है? आईबीसी के सभी अमेंडमेंट होते हैं खत्म। स्टार्टिंग में सिर्फ कुछ डेफिनेशन वगैरह मैंने देके रखी है। ठीक है? ये डेफिनेशन एक बार मन के मन में रीड करना। होल्ड। स्टार्टिंग में सिर्फ फॉर्मेलिटी वाले डेफिनेशंस वगैरह कुछ दिए हैं। ये अब मैंने पूरा पीपीआईआरपी आपको पढ़ा दिया है, उसके हिसाब से इन डेफिनेशंस को कृपया एक बार रीड करना। ना समझ में आए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करना। जो भी डेफिनेशंस यहां कमेंट होंगे उसको हम वापस से एक लेक्चर के अंदर, छोटे से लेक्चर के अंदर समझा देंगे। ठीक है? चल, अब मैं चाहूंगा कि सब जन आ जाओ एफसीआरए, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के, एफसीआरए फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अमेंडमेंट्स के ऊपर। ठीक है? एफसीआरए के अमेंडमेंट्स दिए हैं पेज नंबर 1.16 पे तुम्हारे नोट्स के अंदर। पेज नंबर 1.16 के ऊपर आ जाओ फटाफट। अच्छा, आईबीसी के अमेंडमेंट समझ में आएगा बत तो मेरे को एक बार कमेंट करके बताइएगा। आईबीसी समझ में आया कि जीवन के अंदर आगे बढ़े क्या अपन? हाउस द जोश, आगे बढ़े क्या अपन? मुझे कृपया बताइएगा फटाफट फटाफट, तुरंत से भी पहले बताइएगा। फटाफट फटाफट बताइएगा। अबे समझ में आया क्या आईबीसी? बहुत बढ़िया। अब पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर दीजिएगा, कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा डबल ट्रिपल, तो समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में आना मुश्किल है। ठीक है? मुझे पूरा का पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर चाहिए, अदरवाइज मुश्किल है बच्चों, मैं पहले ही बोल रहा हूं। अब बेसिकली हम आए हैं एफसीआरए के अमेंडमेंट के ऊपर, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में। एफसीआरए के अंदर जो अमेंडमेंट आया है बच्चों, वो आया है फॉरेन कंट्रीब्यूशन, है मां शक्ति मां, मां शक्ति, मां शक्ति मां। जो अमेंडमेंट आया है वो आया है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन रूल्स 2011 में, जो अमेंड हुआ है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट रूल्स 2020 से, ये अमेंडमेंट आया है। पर फ्रैंकली आपको मैं अगर बोलूं तो इसके 90% अमेंडमेंट हमने लास्ट 2 बैचेस में कवर अप कर लिए थे। लास्ट 2 बैचेस के अंदर हमने ऑलरेडी 90% अमेंडमेंट कवर कर लिए हैं। मतलब जो लास्ट बैच मैंने 2020 जून में लिया था उसमें भी ये कवर्ड है अमेंडमेंट, और ये जनवरी 2021 में जो मैंने बैच लिया था, ये फरवरी में, उसके अंदर भी अमेंडमेंट्स कवर्ड है। ठीक है? आपको देखते से ही पता चलेगा, और नोट्स में मैं आपको टैली भी करके दूंगा कि यहां यहां ये अमेंडमेंट दिया है। तो इसके अंदर हमारा काफी कम समय जाने वाला है। सिर्फ पहला अमेंडमेंट ऐसा है जिसके अंदर उन्होंने मेंशन किया है गाइडलाइंस फॉर डिक्लेरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू बी अ पॉलिटिकल नेचर नॉट बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो पॉलिटिकल नेचर के हैं पर पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, उनके गाइडलाइंस यहां पे उन्होंने दिए हैं। तो क्या गाइडलाइंस है उसको एक बार समझते हैं। किसी भी फॉरेन सोर्स से अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन आ रहा है पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को, तो उसके अंदर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजेशन हु वोड टू बी गोइंग फॉर पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स एज पर इज एमओए एंड बायलॉज। जो ऑर्गेनाइजेशन मेमोरेंडम और बायलॉज के हिसाब से पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहता है उसको हम कह सकते हैं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे बीजेपी, कांग्रेस। या फिर ट्रेड यूनियन प्रमोटिंग पॉलिटिकल गोल्स, ऐसा कोई भी ट्रेड यूनियन जो पॉलिटिकल गोल्स को प्रमोट करता है उसको हम कहेंगे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे स्टूडेंट मजदूर यूनियन, सॉरी स्टूडेंट मजदूर नहीं होता, आर्टिकल मजदूर होता है, वेरी सॉरी। ठीक है? सो स्टूडेंट्स यूनियन,
किसी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट्स यूनियन या यूथ विंग वगैरह, ठीक है, तो उसको हम कह सकते हैं ट्रेड, या फिर स्टूडेंट्स यूनियन तो नॉर्मल हो गया। अगर हम ट्रेड यूनियन की बात करें, मतलब ट्रेडर्स ने मिलकर एक यूनियन बनाया है फॉर द पर्पज ऑफ प्रोमोटिंग पॉलिटिकल गोल्स। नाउ ट्रेडर्स ने अगर यूनियन बनाया है तो वो पॉलिटिकल गोल्स को अगर प्रमोट कर रहा है तो उसको पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बोला जाएगा। नेक्स्ट, वॉलेंटरी एक्शन ग्रुप पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज। ऐसा कोई भी वॉलेंटरी एक्शन ग्रुप जो पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है, वॉलेंटरी एक्शन ग्रुप अगर आपने देखा होगा तो आरएसएस, ठीक है, या उसके बाद में अगर हम बोले तो एबीवीपी, बजरंग दल, ठीक है, तो ये वॉलेंटरी एक्शन ग्रुप है जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं। मास ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट यूनियन, वर्कर यूनियन, यूथ विंग। एबीवीपी इज अ काइंड ऑफ वर्कर्स यूनियन, नहीं, इज अ काइंड ऑफ यूथ विंग, ठीक है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इज अ काइंड ऑफ यूथ विंग। और भी कांग्रेस युवा मोर्चा संगठन, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी युवा पक्ष, युवा मंडल, युवा कार्यकर्ता, युवा युवा के नाम पे इतने पहले है सबने, ठीक है। फिर उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन फॉर द फार्मर्स, वर्कर्स, यूथ, कास्ट, कल्चर बेस्ड है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट बेस्ड ऑन एविडेंस। ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो फार्मर्स का है, वर्कर्स का, यूथ का है, कास्ट बेस्ड है, कल्चर बेस्ड है, जिसका पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, एविडेंस के बेसिस पे ये प्रूव हो रहा है, ठीक है। लास्ट वाला, ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन द पॉलिटिकल एक्शन लाइक बैंड, उसके बाद में हड़ताल, रास्ता रोको, रेलवे रोको, एक्सेट्रा। बैंड नहीं, बंद, मतलब ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो बंद करता है, हड़ताल करता है, रास्ता रोको करता है, रेलवे रोको करता है। आप ऑर्गेनाइजेशन जो है अरविंद केजरीवाल जी का, इट स्टार्टेड विथ हड़ताल, भूख हड़ताल बाय अन्ना हजारे, और उसके अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने के अंदर इंटर ये किया था, प्रमोट किया था कि भैया हम हड़ताल रखेंगे, भूख हड़ताल रखेंगे जब तक कि करप्शन इंडिया से बाहर नहीं जाता, ठीक है। सो पॉलिटिकल इन नेचर, इट इन्वॉल्व इन द एक्टिव पॉलिटिक्स एंड अ पार्टी पॉलिटिक्स। ऐसे लोग जो बेसिकली यहां से यहां बिलोंग करते हैं, जो एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व है। दिस इज हाउ द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस आर बीइंग डिवाइडेड। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना? ये चीज का आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। तो यही एक प्रोविजन है जो नया है, और भी एक दो प्रोविजन है जो नए हैं एफसीआरए के अंदर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को ढूंढने के लिए। मैं चाहूंगा आप इसको लिख के रखिए, मैंने इन चीजों को ही टेक्स्ट फॉर्म में दिया है, तो फटाफट इसको लिख ही लीजिए, मतलब आपको याद भी रहेगा। गो फॉर इट फास्ट।
लिखना हो जाए तो डन बोल दीजिएगा प्लीज। डन बोल दीजिएगा लिखना हो जाए तो। बहुत बढ़िया, शानदार। दो चार लोगों का हो गया तो आगे सबका हो गया होगा। बहुत बढ़िया। अब उसके बारे में नेक्स्ट जो रूल्स है भाई साहब वो सबके सब कवर्ड अप है। जैसे स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज के रूल्स हमारे बुक के अंदर कवर्ड अप है सेक्शन 8 के अंदर, तो इसको टिक कर लीजिए और लिख के रखिए सेक्शन 8 के अंदर ये कवर्ड है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए जो ये डाटा है ये भी हमारा सेक्शन 8 के अंडर कवर्ड है, तो टिक कीजिए और सेक्शन 8 लिख के रखिए। फिर उसके बाद में रूल 6 से ये दोनों हमारे सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 1H फॉरेन कंट्रीब्यूशन के डेफिनेशन में कवर्ड है, जिसके अंदर हमने रिलेटिव से 1 लाख तक के फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करना अलाउड है, तो उसके अंदर कवर करके रखा है। तो ये फटाफट लिख लीजिए। पहले दो सेक्शन 8 के अंदर कवर्ड है रूल्स, हमने ऑलरेडी इसको पढ़ाया है लेक्चर के अंदर, पर मेरे को इस नोट्स में देना जरूरी है, नहीं तो तुम ढूंढते बैठ जाओगे यार यार आरटीपी में है पर नोट्स में नहीं है करके, ठीक है, मेरी जान खा जाओगे। उससे अच्छा लिख लो सेक्शन 8 में कवर्ड है, सेक्शन 8 में कवर्ड है। फिर ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन का 21H में कवर्ड है ऑलरेडी। फिर उसके बाद में रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्सेप्टेंस ऑन फॉरेन हॉस्पिटलिटी जो अमेंडमेंट नंबर 6 है, वो रूल नंबर 7 की जो अमेंडमेंट है ये भी सेक्शन 6 के अंदर कवर्ड है कि फॉरेन हॉस्पिटलिटी आप कहां पे रिसीव कर सकते हो, कहां नहीं कर सकते हो, और कितने दिन पहले। याद है फॉरेन हॉस्पिटलिटी वाला 2 वीक्स प्रायर परमिशन लेना पड़ता है। इमरजेंसी मेडिकल एड के केस में आप 1 मंथ एंड तक के बोल सकते हो, और 1 लाख तक का इमरजेंसी मेडिकल एड आपको बोलने की जरूरत नहीं है। कुछ याद आया? चलो बहुत बढ़िया। तो ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। ये होने के बाद में अमेंडमेंट नंबर 7 एक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ आर्टिकल करेंसी सिक्योरिटी रिसीव्ड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एक्ट। इस एक्ट के कॉन्ट्रावेंशन में अगर आपने कोई आर्टिकल, ये नया है अमेंडमेंट नंबर 7, ये नया है, ऊपर का भी 7 ही था ना, 6 था, हाँ। अमेंडमेंट नंबर 7 ये नया है, तो इसको मैं पढ़ना चाहूंगा। अगर आपने इस एक्ट के कॉन्ट्रावेंशन में कोई चीज अगर रिसीव की तो ऐसे केस में क्या होगा, ठीक है। कॉन्ट्रावेंशन में द सेंट्रल गवर्नमेंट में इशू अ प्रोहिबिटरी ऑर्डर फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ आर्टिकल करेंसी और सिक्योरिटी। द प्रोहिबिटरी ऑर्डर अंडर सब रूल 1 शॉल बी सर्व्ड ऑन अ पर्सन कंसर्निंग द फॉलोइंग मैटर बाय डिलीवरिंग और टेंडरिंग टू द पर्सन ड्यूली ऑथोराइज एजेंट। मतलब जो नोटिस है, प्रोहिबिटरी नोटिस है, वो उस पर्सन को या उसके एजेंट को दी जाएगी। बाय सेंडिंग द नोटिस थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट एंड बाय एक्नॉलेजमेंट। मतलब यहां जीवन के अंदर प्रोहिबिटरी, ये तो मतलब कैसा ड्राफ्टिंग है जीवन के अंदर, दिमाग खराब हो जाता है पढ़ के मेरा एक आध दिन। मतलब यहां पे ये पूछा है कि किसी ने अगर आर्टिकल गुड्स या करेंसी का बोले ये कर दिया, कॉन्ट्रावेंशन कर दिया फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन में, तो आप क्या करोगे? तो हम बोले उसको प्रोहिबिट करेंगे। ठीक है, प्रोहिबिट करेंगे, पर उस प्रोहिबिटरी नोटिस को कैसे देना, इसके ऊपर पूरा प्रपंचा लिख के रखा है कि प्रोहिबिटरी नोटिस को हम किस तरीके से देंगे। ठीक है, ये नहीं कि प्रोहिबिशन किस तरीके से देंगे ना, प्रोहिबिशन किस तरीके से देंगे बोले एक ही लाइन में लिख दिया वी विल प्रोहिबिट हिम, पर प्रोहिबिशन की नोटिस उसको कैसे देंगे इसके ऊपर 4-4 पॉइंट लिख के रखे हैं
क्या बोलूं मैं, मतलब कैसे, क्या सोच के ड्राफ्टिंग करते हैं जीवन के अंदर। मतलब भैया आर्टिकल गुड्स करेंसी का कॉन्ट्रावेंशन है, सिक्योरिटी का कॉन्ट्रावेंशन है, तो कैसा प्रोहिबिशन है वो बताओ। नहीं, प्रोहिबिटेड है, पर प्रोहिबिशन की नोटिस हम 5 तरीके से देंगे। बोले हम रजिस्टर्ड पोस्ट से देंगे, हम उसको देंगे, उसके एजेंट को देंगे, या ऐसे किसी मैनर में देंगे, कॉन्स्पिक्यूअस मैनर में देंगे कि उसको दिखे कि उसको प्रोहिबिट किया जा रहा है। कैसा ड्राफ्टिंग है जीवन में। ऐसा लगता है तुमको ये पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर, ऐसा लगता है तुमको कि नोटिस प्रोहिबिटरी, प्रोहिबिट करना कंपलसरी है, पर प्रोहिबिशन के नोटिस हम उसको देंगे, उसके एजेंट को देंगे, उसको हम एक्नॉलेजमेंट के थ्रू देंगे, कॉन्स्पिक्यूअस मैनर में देंगे, ये पूछेंगे जीवन के अंदर तुमको। ये 2 समोसे के, ये 2 समोसे खाएगा एक चटनी के साथ में, तू है कितना हल्का इंसान है। ये चीज बिल्कुल मेरे को बिल्कुल ड्राफ्टिंग पसंद नहीं। आथू, आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। अगला वाला, एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन और प्रायर परमिशन, ये सेक्शन 11 के अंदर हमने कवर किया है, तो इसको सेक्शन 11 करके आप मार्क करके रखो। ये सेक्शन 11 के अंदर हमने कवर किया है, तो सेक्शन 11 को मार्क कीजिए प्लीज। ये हमने सेक्शन 11 के अंदर कवर किया है, तो कृपया सेक्शन 11 को मार्क कीजिए। लिख लिया है सबने? ठीक है। फिर उसके बाद में मेंशन किया है कि किसी पर्सन को अगर रजिस्ट्रेशन चाहिए या सर्टिफिकेशन चाहिए जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पर्सन है, ठीक है, तो कौन ऐसा पर्सन है जो एलिजिबल है एप्लीकेशन करने के लिए। ठीक है, अब यहां से जो डाटा है, पॉइंट नंबर एफ से जो डाटा है, ऊपर का तो पूरा का पूरा कवर्ड है, बट पॉइंट नंबर एफ से जो आपको डाटा दिख रहा है ये थोड़ा सा नया है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं वापस से। बीच में बात का डाटा ये पूरा का पूरा कवर्ड है आपके सिलेबस में। ठीक है, सो जो एफ वाला पॉइंट है उसको मैं थोड़ा सा कवर कर दूं, बड़े अच्छे से बोर्ड के ऊपर ध्यान देना। कौन सा पर्सन एफसीआरए में सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकता है, हु इज अ पर्सन हु इज एलिजिबल टू अप्लाई। तो बोला है जो पर्सन ऑलरेडी 3 इयर्स तक के बिजनेस नहीं, ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करके बैठा है 3 साल तक के, और इसने 15 लाख रुपए से ज्यादा का सोशल बेनिफिट अभी तक के लोगों को दिया है, सिर्फ वही एफसीआरए सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। कौन अप्लाई कर सकता है? जो 3 साल के लिए एग्जिस्टिंग है और जिसने 15 लाख से ज्यादा का बेनिफिट सोशल सर्कल में दिया है, पब्लिक बेनिफिट के लिए 15 लाख रुपए खर्चे हैं, वो यहां पे आपको एफसीआरए के अंदर सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। अब ये 15 लाख कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हीकल, इक्विपमेंट, इनमें भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं, मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया निलय के नाम पे, निलय फाउंडेशन, और निलय फाउंडेशन के अंदर मैंने 15 लाख रुपए के या 20 लाख रुपए के या 50 लाख रुपए के 2 एम्बुलेंस खरीदे। 2 एम्बुलेंस मैंने खरीदे 20-20 लाख रुपए के, और वो एम्बुलेंस अब व्हीकल हुआ, और मैंने 20 लाख रुपए व्हीकल के फॉर्म में ऑर्गेनाइजेशन में रखे हैं कि कोई भी नीडी पर्सन, कोई भी कोरोना के ड्यूरेशन में जो पर्सन है वो उसको फटाफट एम्बुलेंस मिले और वो फटाफट पहुंच जाए हॉस्पिटल के अंदर, इसलिए मैंने ये दिया। तो क्या मैं एफसीआरए के लिए रजिस्टर कर सकता हूं सर्टिफिकेशन के लिए? हाँ, क्योंकि मैं 3 साल से एग्जिस्टिंग हूं और 15 लाख से ज्यादा का बेनिफिट मैंने सोशल कॉजेस के लिए दिया है। वो बेनिफिट कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हीकल, इक्विपमेंट, इन केस में भी हो सकता है। सिर्फ इस केस में चीफ फंक्शनरी जो है, मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड है, चीफ फंक्शनरी का मतलब है कि भाई साहब उस ऑर्गेनाइजेशन का जो भी हेड है उसने एक अंडरटेकिंग देना जरूरी है कि जो असेट उसने इन्वेस्ट की है, दैट असेट विल बी यूज्ड फॉर सोशल पर्पस। असेट विल बी यूज्ड फॉर सोशल पर्पस ओनली। नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए जीवन के अंदर कि पहले तुमने भैया 1 करोड़ रुपए दिए, 1 करोड़ देख के आपको एफसीआरए का अप्रूवल मिल जाएगा, मिल गया, सर्टिफिकेशन मिल गया, और स्ट्रेट अवे आपने ईमानदारी से वो 1 करोड़ की बिल्डिंग सर्टिफिकेशन मिलने के बाद बेच दी, प्रॉफिट कमा लिया, बोले सर्टिफिकेट भी आ गया, पैसा भी आ गया। नहीं चलेगा। ठीक है, आपने कमिट करना चाहिए वो असेट इसके बाद में सिर्फ सोशल पर्पज के लिए और पब्लिक बेनिफिट के लिए यूज होगा, तो ही जाके आपको सर्टिफिकेशन मिल सकता है। तो ये चीज पॉइंट नंबर एफ में मेंशन की है, मैं चाहूंगा इसको आप लिख कर रखिए, ये आपके काम में आएगा। गो फॉर इट फास्ट। लिख लीजिए फटाफट। और समझ में आया क्या? तो मुझे जरूर बोलना समझ में आया तो, और लिख लीजिएगा।
लिखना हो जाए डन बोल दीजिएगा प्लीज। लिखना हो गया, बहुत बढ़िया। अब आ जाइए, उसके नीचे मेंशन किया गया है 2A। 2A नाम का सेक्शन रूल नंबर जो है जो डिस्पोज हो गया है, उसके जगह पे आया है 2B। एनी पर्सन मेकिंग अप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग प्रायर परमिशन अंडर सब रूल 1 शॉल हैव द FCRA अकाउंट। जो भी बंदा अप्लाई कर रहा है फॉर द पर्पज ऑफ प्रायर परमिशन, उसके पास में FCRA अकाउंट होना चाहिए। पर्सन सीकिंग प्रायर, ये सब प्रायर परमिशन वालों के लिए। हाँ, अभी हम जो पढ़ रहे हैं application seeking under sub rule 1 made before the rules dispose of shall be considered for furnishing FCRA account, ठीक है। दूसरा, person seeking prior permission may open one or more accounts with one or more banks for the purpose of utilizing foreign contribution, but इसके लिए उसको फॉर्म नंबर FC6D सबमिट करना पड़ेगा। मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन किया था कि रिसिट इनकमिंग एक ही अकाउंट से हो सकता है, आउटगोइंग यूटिलाइजेशन मेनी अकाउंट से हो सकता है। वही चीज यहां पे बोली है, तो लिख के रखिए साइड में, इनकमिंग through one account, but utilization through many accounts हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वाला, पर्सन सीकिंग प्रायर परमिशन फॉर रिसिट ऑफ अ स्पेसिफिक अमाउंट, स्पेसिफिक डोनर कैरिंग आउट स्पेसिफिक एक्टिविटीज और प्रोजेक्ट मेंशन इन द क्लॉज अंडर सेक्शन नंबर 12 द एक्ट शॉल मीट द फॉलोइंग क्राइटेरिया, नेमली submit a specific commitment letter from a donor indicating the amount of foreign contribution and purpose for which it is given। पहला लेटर देना है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन किस पर्पस के लिए आया है और किस पर्पस के लिए आपने देना है। फॉर द इंडियन रिसिपिएंट, द पर्सन इंडियन रिसिपिएंट पर्सन, फॉरेन डोनर, ऑर्गेनाइजेशन हैविंग कॉमन मेंबर्स, प्रायर परमिशन शॉल बी ग्रांटेड टू द पर्सन सेटिस्फाइंग फॉलोइंग कंडीशन। चीफ फंक्शनरी मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन जो प्रायर परमिशन मांग रही है, उस ऑर्गेनाइजेशन का चीफ पर्सन ऑफ अ रिसिपिएंट पर्सन शॉल नॉट बी अ पार्ट ऑफ डोनर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब फॉरेन में सिंपल सी बात है, मैं अगर फॉरेन से डोनेशन दे रहा हूं, मैं समझू फॉरेन में बिल गेट्स, मैंने बिल गेट्स ऑर्गेनाइजेशन, बिल गेट्स फाउंडेशन के थ्रू डोनेशन दिया। इंडिया में भी मैंने बिल गेट्स फाउंडेशन क्रिएट किया, बिल गेट्स फाउंडेशन इंडियन बिल गेट्स फाउंडेशन को डोनेशन दे रहा है, इसके लिए प्रायर परमिशन नहीं मिलेगा भाई। क्लियर है कंसेप्ट? मतलब आप ही के फॉरेन के ऑर्गेनाइजेशन से डोनेट कर रहे हो और इंडिया के फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन का दे रहे हो, तो आपका भरोसा नहीं आप कौन सी चीज के लिए इसको यूज करोगे। ये तो आप सिर्फ पूरे दुनिया में खुद के फंड्स घुमा रहे हो सकता है आप टैक्स इवेजन कर दो, ठीक है। दूसरा, 75% of the office bearer and the members of the governing body or the person shall not be members or the employees of the foreign donor organization। इंडियन ऑर्गेनाइजेशन जो रिसिपिएंट है उसके 75% लोग, ये फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन जो डोनर है उसके ऑफिस बेरर नहीं होने चाहिए, ठीक है। नहीं तो वहां पे भी 75% सेम लोग हैं, यहां पे भी 75% सेम लोग हैं, दोनों ही पैसा एक दूसरे के बीच में घुमा रहे, टैक्स किसी को नहीं लग रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन द केस ऑफ द फॉरेन डोनर ऑर्गेनाइजेशन, single individual, that individual shall not be a chief functionary office bearer of the recipient organization, ठीक है। इन द केस ऑफ सिंगल फॉरेन डोनर, 75% ऑफ द ऑफिस बेयर और द मेंबर्स ऑफ द गवर्निंग बॉडी रिसिपिएंट शॉल नॉट बी अ फैमिली मेंबर ऑफ क्लोज रिलेटिव ऑफ डोनर। मतलब 75% हमारे जो मेंबर्स है वो डोनर के क्लोज रिलेटिव नहीं होने चाहिए भाई साहब। नहीं तो सिंगल डोनर है, उसके सभी के सभी क्लोज रिलेटिव, यहाँ पे 75% ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 50 लोग थे, 50 में से भाई साहब 40 लोग उसी के फैमिली मेंबर और रिलेटिव निकले, ठीक है, जो डोनेशन दे रहा है, नहीं चलेगा।
ये प्रोविजन इसलिए बनाया गया है जस्ट दैट यू शुड नॉट मूव फंड्स इन द हवाला। तो लिख के रखिए, द प्रोविजन इज मेड फॉर द सेक, द प्रोविजन इज मेड फॉर द सेक, द प्रोविजन इज मेड फॉर द सेक, the provision is made for the sake that no one shall use the funds in hawala, that no one shall use the funds in hawala and escape the transactions, and escape the transaction. Shall escape the transaction, full stop. फिर उसके बाद में कुछ फॉर्मेलिटी के लिए चीजें लिखी है, वो मैं मेंशन कर दूं। कोई भी एप्लीकेशन एफसीआरए का तब तक डिस्पोज नहीं किया जाएगा या एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा जब तक आप प्रॉपर एफसीआरए अकाउंट्स की डिटेल नहीं देते। कोई भी एप्लीकेशन दोबारा नहीं किया जाएगा अगर वो ऑलरेडी पेंडिंग है। नहीं तो प्रायर परमिशन के लिए मैंने एक एप्लीकेशन डाला, वो पेंडिंग है, दूसरा भी सेम चीज के लिए डाला, तीसरा भी सेम चीज के लिए डाला, मैं एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन फेंक के मार रहा हूं और ऑर्गेनाइजेशन पागल हो गई। ठीक है, application made for the grant of prior permission shall be accompanied by the fees of rupees 500 only. प्रायर परमिशन के एप्लीकेशन के लिए सिर्फ 500 रुपए लगते हैं। द एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन शॉल बी अकम्पनीड बाय फीस ऑफ रुपीज 10,000 ओनली। मतलब प्रायर परमिशन के लिए 500 रुपए और सर्टिफिकेशन के लिए 10,000 रुपए। ये चीज को आपने याद रखना। क्लियर है कंसेप्ट? फिर उसके नीचे कुछ रेगुलेटरी प्रोविजन दिए गए हैं। ठीक है, सब्जेक्ट टू कंडीशन आपको एप्लीकेशन मिलेगा। ठीक है, सब्जेक्ट टू प्रिस्क्राइब फीस, सब्जेक्ट टू कंडीशन आपको अप्रूवल मिल सकता है, ये बोला गया है। ठीक है, नीचे एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन प्रायर परमिशन टू रिसीव द फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अमेंडमेंट नंबर 9 है। इसके अंदर मेंशन किया है वैल्यू ऑफ द फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन द डेट ऑफ फाइनल डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन ऑब्टेनिंग प्रायर परमिशन is over rupees 1 crore. सेंट्रल गवर्नमेंट में परमिट रिसीट ऑफ द फॉरेन कंट्रीब्यूशन थ्रू इंस्टॉलमेंट। अगर आपका आने वाला फॉरेन कंट्रीब्यूशन 1 करोड़ के ऊपर है तो इसको 2 इंस्टॉलमेंट में डिवाइड किया जाएगा और सेकंड इंस्टॉलमेंट, सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट आपको तभी दिया जाएगा जब आपने प्रूफ देना है यूटिलाइजेशन ऑफ 75% ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड थ्रू प्रीवियस इंस्टॉलमेंट। 1 करोड़ के ऊपर आपका फॉरेन कंट्रीब्यूशन जा रहा है भाई साहब, तो उसको डिवाइड किया जाएगा 2 इंस्टॉलमेंट में, 50 लाख 50 लाख। ठीक है, आप जब पहले 50 लाख का 75% यूटिलाइजेशन, ना 50 लाख का 75% यूटिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो नियरली 37.5 लाख रुपए का जब तक आप यूटिलाइजेशन नहीं दिखाते तब तक नेक्स्ट 50 लाख आपको नहीं मिलेगा। तो यहां पे मैं एग्जांपल दे दूं, 1 करोड़ के ऊपर समझो फॉरेन सोर्स से, बड़े अच्छे से ध्यान देना, समझो फॉरेन सोर्स से आपको मिल रहा है फॉरेन कंट्रीब्यूशन इन इंडिया। ठीक है, ये है रुपीज 1 करोड़ का कंट्रीब्यूशन। ठीक है, ओवर रुपीज 1 करोड़ बोला है तो मैं 1 करोड़ के ऊपर लेके जाऊंगा। लेट्स से ये है रुपीज 2 करोड़ का कंट्रीब्यूशन, तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। पहला, आपको सिर्फ रुपीज 1 करोड़ दिया जाएगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, एंड सेकंड इंस्टॉलमेंट रुपीज 1 करोड़ का। सो दिस इज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एंड दिस इज सेकंड इंस्टॉलमेंट। आपको 2 इंस्टॉलमेंट के अंदर पैसा दिया जाएगा। जब आप पहले 1 करोड़ का 75% यूटिलाइजेशन का एविडेंस दोगे, मतलब रुपीज 75 लाख रुपीज का यूटिलाइजेशन का एविडेंस दोगे, तो ही जाके आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट पे किया जाएगा। तो ही आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट पे किया जाएगा। तो 1 करोड़ के ऊपर के फॉरेन कंट्रीब्यूशन के लिए ये तरीका यूज किया जाता है। मैं चाहूंगा इसको भी लिख लो, समझ में आएगा जरूर बोलिएगा।
लिखने के बाद डन भी बोलिएगा। चलो डन एवरीबॉडी, डन राइटिंग, बहुत बढ़िया, सांडदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। फिर इसके बाद में नेक्स्ट वाले कंटेंट के ऊपर जाते हैं, वैलिडिटी ऑफ सर्टिफिकेट। तो ये हमने ऑलरेडी देखो रूल्स पढ़े हुए हैं, ठीक है, ये भी हमने ऑलरेडी रूल्स पढ़े हैं। आपका नॉर्मली फॉरेन कंट्रीब्यूशन का एक सर्टिफिकेट 5 साल तक वैलिड रहता है, उसके बाद आप री एप्लीकेशन कर सकते हो। मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स भी हमारा हो चुका है कि आपने सेपरेट अकाउंट मेंटेन करने चाहिए। रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी हमारा हो चुका है। रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हमने देखा था ना, एक बार रीड करके देखिए। रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कौन से सेक्शन में हुआ है हमारा, विल शो यू, जस्ट आ जाइए, ये देखिए रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेट सेक्शन 16 के अंदर हुआ है। तो आप लिख के रखिए वहां पे सेक्शन 16 रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेट के वहां पे। सेक्शन नंबर 16 के अंदर हमारा रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हो चुका है ऑलरेडी। फिर उसके बाद में डिक्लेरेशन ऑफ रिसीट ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन, इसको थोड़ा रीड करना पड़ेगा। ये हुआ है, नहीं हुआ है, इसको एक बार रीड करते रूल 13 को, ठीक है। रूल 13 में मेंशन किया है कि भी जब भी आपका कोई फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाए, ठीक है, फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम द 1 अप्रैल, देखो क्या बोला गया है, पहले से पढ़ता हूं। अ पर्सन हु हैज बीन ग्रांटेड अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और प्रायर परमिशन shall place a audited statement of account on a receipt of utilization of foreign contribution including income and expenditure statement, receipt and payment of accounts and balance sheet for every financial year beginning on the first day of April within 9 months from the closure of financial year on its official website। मतलब आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के बाद 9 मंथ के अंदर आपने 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक के जितने भी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और रिसीट पेमेंट अकाउंट है उनको वेबसाइट पे पब्लिश करना चाहिए। अ पर्सन रिसीविंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन इन अ क्वार्टर ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर शैल प्लेस अ डिटेल ऑफ अ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड ऑन अ ऑफिशियल वेबसाइट एज स्पेसिफाइड बाय सीजी विद इन 15 days फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ द क्वार्टर। जो क्वार्टरली फाइनेंशियल फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव कर रहा है वो हर क्वार्टर के एंड के बाद 15 दिन के अंदर इसको पब्लिश करे। दोनों प्रोविजन को स्टार मार्क करके रखना, ऑब्जेक्टिव्स वगैरह के अंदर आपको ये कभी एक आध बार पूछ सकते हैं केस स्टडी बेस्ड कि भैया फाइनेंशियल ईयर का 9 मंथ्स के अंदर पब्लिश करना है और भैया आपके कोई भी क्वार्टर एंड का फॉरेन कंट्रीब्यूशन का रिजल्ट 15 days के अंदर पब्लिश करना है। तो ये हमारा नहीं हुआ था जिसको मैंने पढ़ लिया। अगला है रिसीट ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन या यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन इन केस ऑफ सस्पेंशन, ये हमारा ऑलरेडी हो चुका है। इसके लिए मैं आपको सेक्शन नंबर बोलना चाहूंगा। सस्पेंशन के केस में आ जाइए,
सस्पेंशन के केस में हम यूटिलाइज करते हैं ना फॉरेन कंट्रीब्यूशन। ये देखो कहाँ गया, कितने गया जीवन में। सस्पेंशन सस्पेंशन सस्पेंशन, हाँ ये देखिए, कैंसलेशन ऑफ सर्टिफिकेट एंड सस्पेंशन सेक्शन 13 और सेक्शन 15 में हमारा हुआ है। ये देखो सस्पेंशन के केस में मैंने आपको बोला था 25% फॉरेन कंट्रीब्यूशन सीजी अप्रूवल से यूटिलाइज कर सकते हैं, और सस्पेंशन जब हट जाएगा तो 75% यूटिलाइज कर सकते हैं। कैंसलेशन में तो ना यूज कर सकते हैं, ना रिसीट कर सकते, कुछ ही नहीं कर सकते। ये ऑलरेडी हमारा क्लास के अंदर हो चुका है सेक्शन 13 से 15 में, तो कृपया यहां पर आके लिख के रखिए सेक्शन 13 to 15, ठीक है, इसके अंदर ऑलरेडी हो चुका है सेक्शन 13 to 15। लिख लिया 13 to 15। चलो, ये चीज होने के बाद में अगला वाला, कस्टडी ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन हुज सर्टिफिकेट हैज बीन कैंसल्ड। किसी पर्सन का अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन सर्टिफिकेट कैंसिल हो चुका है तो ऐसे केस में उसके पास जितनी भी असेट्स है वो अथॉरिटी के कस्टडी में दी जाती है। याद है, ये अथॉरिटी का कस्टडी वाला पॉइंट भी हमारा क्लास के अंदर हो चुका है। सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी अपॉइंट करेगी, आपके असेट्स को खुद के कस्टडी में ले लेगी। चाहिए तो मैं आपको दिखा देता हूं, हमने इसके लिए डायग्राम भी देखा था अथॉरिटी के कस्टडी के अंदर जाने के लिए। जस्ट वेट, सी दिस, डिस्पोजल ऑफ असेट। देखो ये वाला डिस्पोजल ऑफ असेट सेक्शन 22 के अंदर हमने इसको डिस्कस किया था। तो सेक्शन 22 और एक और सेक्शन में हमने इसको डिस्कस किया है, मुझे एग्जैक्ट नंबर अभी याद नहीं आ रहा, बट आप सेक्शन 22 तो यहां पे लिख के ही रखिए, ठीक है। नेक्स्ट, सरेंडर ऑफ सर्टिफिकेट वॉलेंटरीली, ये हमारा नहीं हुआ है तो मैं उसको रीड करना चाहूंगा। सरेंडर ऑफ सर्टिफिकेट, एवरी पर्सन हु हैज बीन ग्रांटेड अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 12 में make an application in electronic form FC7 to surrender the certificate of registration। FC7 में surrender of certificate हो सकता है, ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जा सकता है। रिपोर्टिंग बाय बैंक ऑन रिसीट ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन, ये हमने देखा है 48 वर्किंग आवर्स के बीच में बैंक रिपोर्ट करेगी उनको फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिलने के बाद में। ये ऑलरेडी हमने उस डायग्राम के अंदर कवर किया है, जो डायग्राम मैंने आपको अभी अभी दिखाया था। जस्ट दिखा दूं वापस से, ये देखिए, बैंक शॉल रिपोर्ट टू सीजी विद इन 48 आवर्स, अपने बुक के अंदर ऑलरेडी लिखा हुआ है। 90% भाई साहब एफसीआरए के अमेंडमेंट ऑलरेडी कवर्ड है बुक के अंदर। नेक्स्ट वाला, इंटीमेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन बाय रिसिपिएंट। रिसिपिएंट को फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिलेगा तो किस तरीके से वो इंटीमेट करेगा, ये यहां पे बोला गया है। मैं चाहूंगा एकदम प्लेन प्रोविजन है। FC4 में आपने एनुअल रिटर्न फाइल करना है, FC1 में आपने सबमिट करना है इंटीमेशन कि आपको फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिला है। FC1 में इंटीमेशन सबमिट करने के बाद में आपको हो सकता है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन मांगे, इसको चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ड्यूली वेरीफाई करना है। आपने रिटर्न भरने के बाद में बैंक के तरफ जितना कंट्रीब्यूशन आया और उस बैंक के डिटेल्स आपने मेंटेन करने हैं, साथ में सर्टिफिकेट मेंटेन करना है। तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन के पूरे डिटेल एकदम प्लेन रीडिंग का सेक्शन है, एक बार कृपया रीड कीजिए। आपका रीडिंग होने के बाद में मुझे बताइए, अगले सेक्शन के ऊपर जाएंगे। गो फॉर इट फास्ट, एक बार प्लेनली रीड कर लीजिए। थैंक यू सो मच बेटा दर्शन हिरे। रीडिंग होने के बाद डन बोल दीजिएगा प्लीज।
चलो डन एवरीबॉडी, पढ़ लिया सबने, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वाला सेक्शन 17A, चेंज इन डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट नेम एड्रेस एम ऑब्जेक्टिव्स। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन को प्रायर सर्टिफिकेट मिल चुका है, एक सर्टिफिकेट आपके ऑर्गेनाइजेशन को फॉरेन कंट्रीब्यूशन के लिए मिला है, फिर आप बैंक अकाउंट बदलना चाहते हो, नाम बदलना चाहते हो, एड्रेस बदलना चाहते हो, एम बदलना चाहते हो, ऑब्जेक्टिव्स बदलना चाहते हो, तो इसके लिए क्या प्रोसेस है? तो इसके लिए प्रोसेस है भाई साहब, द पर्सन हु हैज बीन ग्रांटेड अ सर्टिफिकेट शॉल इंटीमेट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म विद इन 15 days ऑफ एनी चेंज इन द फॉलोइंग। अब फॉर्म के हिसाब से भाई साहब कंटेंट है, नेम ऑफ एसोसिएशन और इट्स एड्रेस चेंज हो गया है, ठीक है, तो फॉर्म नंबर FC6 है। नेचर ऑफ एम और ऑब्जेक्टिव चेंज हो चुका है, तो FC6B। बैंक और ब्रांच के डिटेल चेंज हो चुके हैं, तो FC6C। FC6C। तुम जीवन में ज्यादा चीजें मत सुनो और अलग ट्रैक पे मत भागो, FC6C बोल रहा हूं। बैंक एंड ब्रांच के डिटेल फॉर यूटिलाइजेशन, पहले कंट्रीब्यूशन मिलने वाले थे, ठीक है, ये कंट्रीब्यूशन वाले थे, अब यूटिलाइजेशन वाले डिटेल चेंज हो रहे हैं, तो FC6D। मैंने बोला था एक ही अकाउंट से आया वो अकाउंट चेंज हो रहा है, तो FC6C, और जिन अकाउंट से जा रहा है यूटिलाइज हो रहा है वो चेंज हो रहा है, तो FC6D। ऑफिस बेयरर एंड की फंक्शनरीज और मेंबर्स के नाम चेंज हो रहे हैं, तो FC6E, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोवाइडेड चेंज शॉल बी इफेक्टिव ओनली आफ्टर फाइनल अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर है कंसेप्ट? तो FC6A के अंदर नाम और एड्रेस, FC6B में ऑब्जेक्टिव, FC6C के अंदर बैंक जिसमें आ रहा है, FC6D के अंदर जिससे जा रहा है, FC6E में ऑफिस बेयरर एंड अदर फंक्शनरीज के डिटेल्स चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव्ड बाय कैंडिडेट ऑफ इलेक्शन। फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव्ड बाय कैंडिडेट ऑफ इलेक्शन referred to in section 21 shall furnish FC1 within 45 days from the date he is duly nominated as a candidate। मतलब अगर उसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिला है तो जिस दिन से कैंडिडेट बना वहां से उसने 45 डेज के अंदर उसने मेंशन करना चाहिए। सर व्हाट इफ कैंडिडेट बनने के बाद फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिला? बड़ा फॉरेन कंट्रीब्यूशन कैंडिडेट बनने के बाद मिला ना, पहले तो मिल ही नहीं सकता क्योंकि ये प्रोहिबिटेड है, और मिला ना तो भी उसको कॉन्ट्रावेंशन पेनल्टी लग जाएगा। ये कैंडिडेट बनने की पहले की बात करें कि भैया फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिला है, यूटिलाइज करना बाकी है, अभी इलेक्शन कैंडिडेट बना है, तो भैया जैसे ही बना 45 डेज में डिक्लेयर कर दो। साइड में लिख के रखो, रिसीट ऑफ FC आफ्टर इलेक्शन कैंडिडेट इज प्रोहिबिटेड। Receipt of FC, receipt of foreign contribution, receipt of foreign contribution after being election candidate is prohibited. Full stop. नीचे अगला वाला रूल 19, limit to which judicial officer not below the rank of assistant session judge may make a adjudication order। ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, जुडिशियल ऑफिसर असिस्टेंट सेशन जज 10 लाख के नीचे के ऊपर के ऑर्डर्स को कंसीडर नहीं कर सकता। हमने अपील्स के अंदर देखा है ना ऑलरेडी ये चीज को, 10 लाख के नीचे, 10 लाख के ऊपर, सेम नीचे। रिवीजन, हाँ, अगर रिवीजन करना है, ऑर्डर पास टू कंपिटेंट अथॉरिटी अंडर सेक्शन नंबर 32 शॉल बी मेड बाय सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स न्यू दिल्ली, प्लेन पेपर शॉल बी अकम्पनीड बाय ₹10,000 ओनली विच शॉल बी पेड थ्रू पेमेंट ऑफ गेटवे। मतलब जो आपके खिलाफ जज ने ऑर्डर पास किया उसका रिवीजन करना है तो 10,000 रुपीज का एप्लीकेशन आपको करना पड़ेगा। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आपके ऑफेंस को कंपाउंड कर सकता है विद द फीस ऑफ ₹3,000 ओनली, 3,000 की फीस भर के आपके ऑफेंस को कंपाउंड कर सकते हैं, आपके साथ कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस मैंने कॉमन पॉइंट्स के अंदर मेंशन किया है। रिटर्न बाय इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी टू सेंट्रल गवर्नमेंट, the Central Bureau of the Investigation Agency shall furnish a report to the central government on quarterly basis indicating status of each case to be interested including regarding information, case number, date etc। मतलब फॉरेन कंट्रीब्यूशन में कभी कोई फ्रॉड के केसेस है एंड टेररिस्ट एक्टिविटी वाले केस है तो सीजी उन केसेस को सीबीआई को देगा। सीबीआई हर क्वार्टर में रिपोर्ट फर्निश करेगा कि उनके हाथ में जितने केसेस है उनके साथ क्या हो रहा है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नॉट इंपॉर्टेंट, हमारे तो सिलेबस का भी पार्ट नहीं है। Authority to whom application or intimation to be sent, any information intimation about political and speculative activity। कभी अगर आपको देखा कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन पॉलिटिकल या स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी के लिए यूज हो रहा है तो ऐसे सिचुएशन में
You shall furnish application to Secretary of Government of India, Ministry of Home Affairs, New Delhi. Such a information shall be sent to a registered post. तो आपको कंप्लेंट करना है, इंफॉर्मेशन देना है, तो आप दे सकते हो न्यू दिल्ली ऑफिस को, मोहा के ऑफिस में, सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू। और फिर रूल नंबर 24 ओमिट हो चुका है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां आपके एफसीआरए के सभी अमेंडमेंट होते हैं कवर। समझ में आया क्या? कृपया मुझे कमेंट करके बोलिएगा, ठीक है? समझ में आया क्या? कृपया मुझे कमेंट करके बोलिएगा। अब ये होने के बाद में एक्चुअली कुछ बचता ही नहीं है। फिर टुच्चे टुच्चे से अमेंडमेंट है पीएमएलए के, जो कुछ काम के भी नहीं है, मतलब कुछ इफेक्चुअल भी नहीं है। पीएमएलए के कुछ 3 अमेंडमेंट है जो यहां पे लेने हैं। आ जाइए। ठीक है, पीएमएलए में पहला अमेंडमेंट है कि भैया जो रियल एस्टेट एजेंट तो जीवन के अंदर आप बोलते हो, हमने देखा था ना पीएमएलए के अंदर रियल एस्टेट एजेंट के थ्रू आप हवाला कर सकते हो या ब्लैक मनी ट्रेस करवा सकते हो। तो यहां रियल एस्टेट एजेंट मतलब हर गली नुक्कड़ चौराहे का रियल एस्टेट एजेंट नहीं, जो 12,000 रुपए के ऊपर रेंट के ऊपर अपार्टमेंट देता है और 1 महीने का ब्रोकरेज चार्ज करता है, वो नहीं। यहां रियल एस्टेट एजेंट की अगर हम बात करें, रियल एस्टेट की हम बात करें, पर्सन इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज, रियल एस्टेट एजेंट की हम बात करें, तो जो रियल एस्टेट के एनुअल टर्नओवर देता है कम से कम 25 लाख रुपीज एंड अबव, ठीक है? 25 लाख है उससे ज्यादा का एनुअल टर्नओवर है तो जाके हमारे लिए वो रियल एस्टेट एजेंट है, अदरवाइज वो रियल एस्टेट एजेंट नहीं है। तो नीचे लिख के रखना, द मटेरियल रियल एस्टेट एजेंट, द मटेरियल रियल एस्टेट एजेंट फॉर पीएमएलए, the material real estate agent for the PMLA. Thank you so much beta Asif, Vinay. The material real estate agent for the PMLA is having turnover about 25 lakhs. Full stop. For turnover of 25 lakhs. Full stop. फिर आपको यह भी बोला है पीएमएलए में कि जो लोग प्रीशियस स्टोन्स, मेटल्स, ज्वेलर्स वगैरह नहीं होते, जो प्रीशियस स्टोन्स और मेटल्स में डील करते हैं, तो हर गली नुक्कड़ चौराहे का ज्वेलर ले लेंगे क्या? जो ऐसे नीचे वो ये डालता है, क्या बोलते हैं उसको, चटाई डालता है, उसके ऊपर टेबल रखता है, एक छोटा सा तराजू लगाता है और उसके ऊपर कई बार आपने देखा होगा सराफा में, तो उसको भी ले लेंगे क्या? नहीं। ऐसा बंदा हमको यहां पे लेना है जिसके कैश ट्रांजैक्शन ये अबव और इक्वल टू ₹10 लाख है इन सिंगल ऑपरेशन। सिर्फ उसी को हम मानते हैं कि भैया बंदा ज्वेलर जो पीएमएलए के कवरेज में आएगा। एक सिंगल ट्रांजैक्शन में जो 10 लाख के ऊपर का ट्रांजैक्शन कर रहा है, एक सिंगल ऑपरेशन में, ट्रांजैक्शन में भी नहीं, ऑपरेशन में 10 लाख के ऊपर का ट्रांजैक्शन जो कर रहा है ज्वेलर, हम उसको मटेरियल ज्वेलर यहां मानते हैं। नेक्स्ट नीचे मेंशन करके रखा है एक और चीज, जो आपका आधार कार्ड है उसके रिगार्डिंग हमने देखा था ना कि आधार कार्ड सबमिट करना पड़ता है बैंक बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए, एक्चुअल जो अकाउंट होल्डर है उसका और बेनिफिशियरी का, उसके रिगार्डिंग अमेंडमेंट है, कृपया पढ़ लो। ज्यादा कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, बट रीड कर लो, गो फॉर इट फास्ट। 20 लाख है, 10 लाख है, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, मैंने गलती से ऊपर का 20 लाख है, 25 लाख है, सॉरी माय मिस्टेक। रियल एस्टेट एजेंट में 20 लाख करना, माय मिस्टेक, वेरी सॉरी। मैं वही बोलूं कि मैंने पढ़ा कुछ और था और अभी पढ़ा कुछ और रहा हो, इसलिए मैंने 2 बार चेक किया। इट इज 20 लाख ओनली, माय मिस्टेक, वेरी सॉरी। ठीक है, अमेंडमेंट नंबर 3 पढ़ लो पीएमएलए का, बहुत ज्यादा कुछ काम का नहीं है, फिर भी रीड कर लो, गो फॉर इट फास्ट।
पढ़ना हो जाए तो डन बोल दीजिएगा कृपया। चलो डन एवरीबॉडी, हो गया सबका। तो आ जाइए जीवन के अंदर। अब फेमा का अमेंडमेंट करते हैं जीवन में। फेमा के अंदर आपको पता है कि एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन कुछ कुछ केसेस में आपको नहीं लगता, एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन देना पड़ता है ना, वो कुछ कुछ केसेस में नहीं लगता। जब आप एयरक्राफ्ट वेसल, उसके अंदर कुछ 14-15 पॉइंट्स थे ए से लेके एम एन तक के, उसमें एक था कि अगर आप एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर वेसल इंजिन्स ले रहे हो री एक्सपोर्ट बेसिस पे, कि जो ले रहे हो ठीक करके वापस भेजने वाले हो, तो ऐसे सिचुएशन में आपको एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन नहीं लगेगा। उसमें एक छोटा सा बकवास सा वाहियात सा अमेंडमेंट डाला है। बोले ये एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर इंजन ऑक्सिलरी पावर यूनिट, ये एक तो कंप्लीटली नॉकडाउन है, या फिर कंप्लीटली नॉकडाउन या पार्शली नॉकडाउन है, मतलब बिल्कुल भी बंद है या थोड़े बहुत चल रहे हैं। क्या अमेंडमेंट, अभी मैं क्या पढ़ाऊं, मेरे को बताओ क्या पढ़ाऊं इसके अंदर। नहीं तुम मुझे बताओ मैं इसके अंदर क्या पढ़ाऊं, मतलब पार्शियल नॉकडाउन करके बताओ, कंप्लीट नॉकडाउन करके बताओ, लाके दो मेरे को एरोप्लेन जिंदगी के अंदर। इंस्टीट्यूट ने सोचना चाहिए भाई साहब, अमेंडमेंट डालने के पहले इंस्टीट्यूट ने सोचना चाहिए क्या। कुछ बोलना ही नहीं है मेरे को आगे। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का अमेंडमेंट है। बोले कोई भी पर्सन स्पॉन्सर नहीं कर सकता, कॉज नहीं कर सकता, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड या बिजनेस ट्रस्ट वगैरह कुछ भी नहीं बना सकता, म्यूचुअल फंड नहीं बना सकता, अनलेस एंड अनटिल उसके पास में सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ना हो। नहीं होगा, मेरे से नाम पढ़ाना होगा, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेके आप बिजनेस करो, बस इतना बोलना है। फिर उसके बाद में कंपनीज एक्ट का एक अच्छा अमेंडमेंट आया है। ये मेरे को मैंने कई 2-3 क्लासेस के अंदर मैंने ऑलरेडी मेंशन किया था कि ये होना चाहिए। आपको याद है कंपनीज एक्ट में 197 में मैनेजरियल रेम्यूनरेशन में जब लॉस होता है, जब लॉस होता है कंपनी को, तो मैनेजरियल रेम्यूनरेशन एक शेड्यूल के हिसाब से दिया जाता है। याद है 60 लाख, 84 लाख, 120 लाख, याद है। लिमिट पेएबल ऑफ फॉर मैनेजरियल रेम्यूनरेशन टू मैनेजरियल पर्सन, मतलब लॉस के केस में भी मैनेजरियल पर्सन को रेम्यूनरेशन मिलता था, एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर को रेम्यूनरेशन मिलता था लॉस के केस में भी, याद है आपको, ठीक है। उसमें ऑप्शन 1 था, ऑप्शन 2 था, याद है। तो उसी तरीके से अब जब उस वक्त लॉस के केस में मैनेजरियल पर्सन को रेम्यूनरेशन मिलता था, एमडीडब्ल्यूटीडी मैनेजर को, तो नॉन एग्जीक्यूटिव जितने भी डायरेक्टर रहते थे वो ऐसे सिर्फ आस लगा के देखते थे, आशाएं लगा के देखते थे, अपेक्षा लगा के देखते थे कि लॉस में हमको भी कुछ दे दो। वो 5-5% लेके जा रहे, उनको तुम 1,20,00,000 101 करोड़ 20 लाख ही है ना, 1 करोड़ 20 लाख बांट रहे हो, 60 लाख बांट रहे हो जीवन के अंदर, और वो भी पर डायरेक्टर पर ईयर बांट रहे हो जीवन के अंदर, ये पर डायरेक्टर पर ईयर है। तो बोले लॉस के केस में एमडी वो 1 करोड़ 20 लाख लेके जा रहा है, नहीं तो कम से कम 60 लाख तो लेके ही जा रहा है, और इधर सब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऐसे गरीबों के लाइन में बैठे हुए, किसी को कुछ नहीं मिल रहा लॉस के केस में। द गवर्नमेंट को समझ में आया कि नहीं भाई, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दोनों को कुछ ना कुछ पैसा मिलना चाहिए लॉस के केस में भी। तो उन्होंने प्रोविजन लाया कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को, खास करके ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए आया, पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नॉन एग्जीक्यूटिव ही होता है, इसलिए वो नॉन एग्जीक्यूटिव के भी दे दिया। तो भैया 5 करोड़ या निगेटिव इफेक्टिव कैपिटल के केस में 12 लाख दे दो पर डायरेक्टर पर ईयर, या 5 करोड़ से 100 करोड़ में 17 लाख दे दो पर डायरेक्टर पर ईयर, या 100 करोड़ से 250 करोड़ के इफेक्टिव कैपिटल में 24 लाख दे दो पर डायरेक्टर पर ईयर, और 250 करोड़ के ऊपर 24 लाख प्लस 0.01% अबाउट 2.5 करोड़, 250 करोड़, ठीक है। सो यहां जैसे शेड्यूल था सेम शेड्यूल यहां पे बन गया है। इसके ऊपर कंफर्म इस बार सवाल आने वाला है, कंफर्म आज सवाल आने वाला है। तो अब लॉस के केस में सिर्फ एग्जीक्यूटिव को नहीं, नॉन एग्जीक्यूटिव और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को भी रेम्यूनरेशन मिलेगा, और ये बहुत अच्छी चीज है, नहीं तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए कोई मोटिवेट ही नहीं होगा। हमने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बहुत खोद खोद के पढ़ा है, और मैंने आपको मेंशन भी किया था कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को बाकी डायरेक्टर के कंपैरिजन में रेम्यूनरेशन कम है, तो उसका बढ़ना चाहिए।
तो अच्छा प्रोविजन आया है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को प्रमोट करने के लिए। क्लियर है? तो ये चीज को आपने रीड करना है एक बार, ठीक है? प्रोविजन ऊपर दिया है, कृपया एक बार रीड कीजिए। रीड करने के बाद में मुझे बताइएगा, गो फॉर इट फास्ट, और समझ में आया क्या ये भी बताइएगा। चलो समझ में आ गया, तो बहुत अच्छी बात है बेटा, जबरदस्त, जिंदाबाद। अब पीछे के जो अमेंडमेंट्स हैं वो कुछ बचते ही नहीं है। मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन करके रखा था कि पेनल्टीज के प्रोविजन है, मैक्सिमम पेनल्टीज के प्रोविजन है। मैं एक बार रिव्यू कर लूं। मैक्सिमम पेनल्टीज के प्रोविजन ही है। एक बार अपनी इस शीट को यहां पे एक बार चेक करना, पेनल्टीज के प्रोविजंस को चेक करना, और अगर आपको लगता है, क्योंकि मैं भी पहली बार ही पढ़ा रहा हूं, तो अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई भी अमेंडमेंट बाकी है या आपको लगता है कोई अमेंडमेंट आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो कृपया इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। अगर जरूरत पड़ी तो हम एक और वीडियो लेंगे। वैसे तो मैंने पूरे अमेंडमेंट्स कवर कर दिए हैं, बट थोड़ा बहुत एक आध अमेंडमेंट पेनल्टीज के प्रोविजन के बीच में छुप गया है और नहीं कवर कर पाए हैं, तो कृपया इस वीडियो के नीचे कमेंट करना, ठीक है? सब्सटेंशियल सभी अमेंडमेंट्स बच्चों आपके हो चुके हैं। आपके एग्जाम के लिए आपको बहुत ज्यादा बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत बधाई। मेरे तरफ से जितना पॉसिबली बेटर हो सकता है मैंने आपको अमेंडमेंट्स पढ़ाए। आपको पसंद आए तो कृपया आप दूसरे दोस्तों से आपके शेयर कीजिएगा, उनका भी भला हो जाएगा। दिस इज दर्शन खरे साइनिंग आउट। गुड डे, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, शब्बा खैर, दस विदानिया, अलविदा, बाय बाय, शब्बा खैर, ठीक है? नीचे कमेंट कीजिएगा अगर आपको कोई दिक्कत है या कोई अमेंडमेंट आपको लगता है कि और पढ़ाना चाहिए तो। थैंक यू सो मच, गुड डे, गॉड ब्लेस यू।